तो करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे मैं इस घर में की बहू बनती या कहीं और रहती या शादी नहीं भी होती, मायके में भी रहती, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अनिवार्य है। और उन कामों को करते हुए, और चूंकि कल मैंने कहानी बताई थी कि मेरी देवरानी मेरे से नाराज होकर आजकल काम करना बंद कर दिया है, तो मैं अपने आप को समझदार मान रही थी कि मैं समझदार हूँ और सारा काम करती हूँ, उसके बाद ड्यूटी जाती हूँ। जैसे अभी भी, है ना, घर में खाना वाना बना के, झाड़ू पोछा लगा के, पीने का पानी भर के, सब काम करके आई हूँ। तो ये मैं शुरू से कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को मान बैठी हूँ। लेकिन जब जीवन विद्या यहाँ आई हूँ तो अब समझ आ रहा है, अगर मैं समझदार, वाकई में समझदार हूँ और मैं समझ रही हूँ कि वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मैंने उन कामों को तो स्वयं स्वीकारा है ना। इसलिए तो नहीं स्वीकारा कि मेरी देवरानी घर घर में जाके बताई कि मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, ड्यूटी भी करती है, काम भी। मैं तारीफ करने के लिए या दूसरे के मुंह से तारीफ सुनने के लिए अगर मैं काम कर रही थी, है ना, तब तो दुखी होना जायज है। लेकिन अगर वाकई में मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके ये सब कर रही थी, तो मुझे तो खुश होना चाहिए। तो आज मैं प्रयास करूंगी, अभी मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ कि मैं खुश हूँ करके, है ना, पर अभी दिखावा तो कर सकती हूँ। शायद ये एक्टिंग करते करते एक दिन सच में मुझे काम करके भी जब मैं यहाँ आऊं या स्कूल जाऊं तो खुश रहूं, वो दिन जरूर आएगा। अभी केवल प्रयास ही कर रही हूँ। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल जरूरत है। जैसे मैं भी अपने घर में 3 भाई में से बहुत छोटे से मेरे को जिम्मेदारी का एहसास होता था, बाकी दोनों भाइयों को नहीं होता था। और मैं इससे बहुत परेशान भी रहता था कि यार इन लोग को जिम्मेदारी अपनी क्यों समझ में नहीं आती है। मैं जिम्मेदार हूं, वो गैर जिम्मेदार है, अपना मरिया मस्त कर रहे, मस्ती करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। मैं जिम्मेदारी ले लेके टेंशन में हूं। मैं ज्यादा समझदार भी हूं, मैं ज्यादा जिम्मेदार भी हूं और सबसे ज्यादा दुखी भी हूं। है या नहीं है? वास्तविकता तो यही हो रही है ना। हम घर के सबसे समझदार आदमी है, सबसे जिम्मेदार आदमी है और सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? क्या हम समझदार हैं या नहीं है? हैं? फिर तो हमको उनके जैसा ना समझ हो जाना चाहिए, परिवार के बाकी लोगों के जैसा। लेकिन हो भी नहीं पा रहे, अंदर भर 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 करते भी रहेंगे, है ना। अरे ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, वो नहीं ले रहा है, सब जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उससे हम बार बार परेशान हो रहे हैं, है ना। घर के बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उससे हम परेशान हो रहे हैं। यही ना। तो समझदार आदमी घर में ज्यादा दुखी रहता है, जिम्मेदार आदमी घर में ज्यादा दुखी रहता है। बढ़िया है यार, समझदार आदमी, जिम्मेदार आदमी घर में ज्यादा दुखी रहता है। क्यों भैया? ठीक है। अब बताइए, आप अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं या दुखी करना चाहते हैं? सुखी करना चाहते। तो आपको अपने बच्चे को समझदार बनाना चाहिए या ना समझ बनाना चाहिए? अरे समझदार बनाएंगे तो दुखी होगा, ना समझ बनाएंगे तब तो वो सुखी रहेगा। समझदार बनाएंगे तो फिर आप अपने जैसा ही दुखी कर देंगे ना उसको। ना समझ बनाएंगे तब तो वो सुखी रहेगा। हाँ या ना? फंसा दिया, बच्चे को भी फंसा दिया। खुद समझदार थे, फंस गए, अपने बच्चे को भी समझदार बना के फंसा दिया और जीवन विद्या में आके फंस गए, समझदार बन गए। अब तो और मुश्किल हो गया। अब किसको, देवरानी को समझदार बनना है कि जेठानी को समझदार बनना है ना विश्वास? यही भ्रम है। करना पड़ेगा नहीं, पहले स्वयं को देखा जाए। हम जिनके नासमझी से दुखी हो रहे हैं उसके रूट में मैं खुद ही ना समझ। दूसरों की नासमझी से जो मैं दुखी हो रहा हूं, हमको ये ध्यान में नहीं जा रहा है ये मेरी नासमझी है। ये क्या है? मेरी नासमझी है, यहां ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरों की नासमझी की तरफ तो बहुत जल्दी ध्यान चला जाता है, मेरी स्वयं की नासमझी की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? मां की नासमझी की तरफ तो तुरंत ध्यान जाता है, स्वयं की नासमझी की तरफ ध्यान जाता है?
जैसे यहां ध्यान दिलाया गया, अब ध्यान जा रहा है। अब किसकी नासमझी की तरफ मैंने ध्यान दिलाया तो ध्यान गया, आराम मिला। जैसे ही हमें अपने स्वयं की नासमझी की तरफ ध्यान जाता है, हम आराम में आ जाते हैं। फिर हमको क्या होता है, हमको समझदार बनना है। जैसे ही मेरे को यह ध्यान में आया कि मूल में मैं ही नासमझ हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। जब तक ये माने रहते हैं कि मैं समझदार हूं, सामने वाला ना समझ है, तब तक उसको समझदार बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, उसकी भी वही हालत है। वो खुद को समझदार माने हुए है, मुझे समझदार बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो दो नासमझ आदमी स्वयं को समझदार मान के एक दूसरे को समझदार बनाने में लगे हुए हैं। दो नासमझ आदमी स्वयं को समझदार मान करके एक दूसरे को समझदार बनाने में लगे हुए हैं। अपनी घर की घटना, मैं ये सोच रहा हूं कि मम्मी पापा को समझ में नहीं आता है ये दर्शन, है ना, वो भ्रम में है ना, उलझे हुए हैं, भौतिकता में है ना। मैं समझदार हूं, उनको क्या करना है, ना समझ है, समझाना है। अब वो क्या सोच रहे हैं, बेटा फंस गया है, वो फंस गया है, उसको अभी अनुभव नहीं है, जिंदगी का अनुभव नहीं है, फंस गया है ना। मैं समझदार हूं, बेटे को कैसे मैं समझदार बनाऊं। तो घर में क्या चल रहा है, वो मेरे को समझदार बनाने का सोच रही हैं, प्रयास कर रही हैं, और मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मां बाप को कैसे समझदार बनाऊं, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं, इसी के लिए सोचता रहता हूं। हाँ, है ना। अब हम उनको समझदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं हो तो खुद समझदार है ही। वो मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बोले मेरे को मत समझाओ, मेरे को समझ में आया, खुद तुम समझो। यही ना होता है। जब वो मेरे को समझाने आते हैं तो मेरा क्या रिएक्शन होता है, मेरे को सब समझ में आता है, पहले आप समझ लो। मैं जब समझाने जाता हूं तो उनका से क्या रिएक्शन आता है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले तुम खुद समझ लो। क्या लगता है घर में यही होता है, जब भी बातचीत होती है एक दूसरे को समझदार बनाने का, तो क्या होता है वहां पर, अपने को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ना, मैं समझदार हूं, तुम समझ लो। क्या कितने जगह घरों में यही हालत होता है, हो जाता है ना। जब भी हम किसी दूसरे की गलतियों की तरफ ध्यान दिला करके उसको हम समझदार बनाने का प्रयास करते हैं, वहां से क्या रिएक्शन आता है, पहले तुम खुद समझ लो, मैं समझा हुआ हूं। पहले तुम खुद समझ लो, मैं समझा हुआ हूं। यही ना मामला अटका हुआ है, यही ना मामला अटका हुआ है। उतना तो छोड़िए, मैं अपनी बेटी 7 साल की है, जब मैं उसको कुछ गलती करती है डांटता हूं तो मेरे ऊपर ही कहते हैं, खुद ही तो गलती करते हो, खुद ही तो चिल्लाते रहते हो। तुरंत वो दिखा रहे हो, बेटा बोलता है ना बेटा, क्या बोलता है, हाँ बेटे आप तो पहले ठीक हो जाओ तब मेरे को बोलना। कहा कितने साल की है, 7 साल, अरे वाह एकदम परफेक्ट एज है। तो उनको दिख जा रहा है कि हम किसी की गलतियों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, उनको तुरंत दिखता है कि यार आप ही गलत कर रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो, आप ही गलत कर रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो। यही ना है, सारा समस्या यहीं पर है। यदि रूट में हमको यह समझ में आता रहे, मुझी में समझदारी की कमी है इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं, तो मेरे में क्या कामना आएगी, समझदार बन जाऊं। अभी इस हॉल में कितने लोगों को यह लग रहा है कि मैं इन लोगों को समझदार बनाऊंगा, या ये कामना आ रही है कि मुझे खुद को समझदार बनना है। क्या बदला बताइए, क्या लग रहा है, क्या आ रहा है, मुझे तो खुद ही समझदार बनना है सबसे अब देवरानी को समझदार बनाने का ठेका नहीं लेना है ना, आप खुद को समझदार, और किन्हीं को समझदार नहीं बनाना है ना। भी बढ़िया, और कोई बताइए, पहले किसको समझदार बनाना चाह रहे थे, पहले यहां आने से पहले नहीं, अभी अपने आप को, उससे पहले किसको समझदार बनाने का प्रयास कर रहे थे, पत्नी को, अपने परिवार को, यही है ना। यहां शिविर में आते हैं,
आते हैं लोग और क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे बेटे को समझा दो, है ना, बेटे को शिविर में लेते हैं, किसी तरीके से मेरे बेटे को समझा दो। मैं बोला खुद समझ लो, पहले खुद समझ लो। बेटे को समझा दो, खुद नहीं समझना है। मेरी पत्नी को समझा दो, खुद नहीं समझना है। क्या मतलब, क्या मतलब? क्यों भैया? पत्नी को समझा दूं कि खुद को समझाऊं, आपको समझाऊं? और हमारा सारा टारगेट क्या रहता है? पत्नी को समझाना। ईरान का पूरा टारगेट है यूएसए को समझाए, सब लोग मिलकर के। यूएसए का पूरा टारगेट है ईरान को समझाए। यही नहीं चल रहा है। यूएसए का एक्सपेक्टेशन क्या है? सारे कंट्री वाले किसको समझाएं? और ईरान का एक्सपेक्टेशन क्या है? सब मिलकर किसको समझाएं? ट्रंप को समझाएं, यूएसए को समझाएं। ये हालत है क्योंकि दोनों देश अपने आप को सही मान करके बैठे हुए। यूएसए भी जस्टिफाई कर रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, और ईरान भी ये मान के बैठा है मैं भी सही कर रहा हूं। दोनों मानते कि दोनों में से कोई गलती कर रहा है। दोनों क्या मानते, कौन गलती कर रहा है? सामने वाला। ईरान कह रहा है कि यूएसए कर रहा है, और यूएसए क्या मानता है? ईरान कर रहा है। तो जो यूएसए और ईरान है, ये घर में सास बहू है, देवरानी जेठानी है। घर के देवरानी जेठानी यही है, सास बहू यही है या नहीं है? यही हालत है ना। हम स्वयं को सही मानते हैं, सामने वाले को गलत मान करके उसको समझाने में लगे हुए रहते हैं। ये मैं आप लोगों के घर की कहानी नहीं बता रहा हूं, अपने घर की कहानी बता रहा हूं। ये मेरे घर की हालत है, मैं अपने घर का बता रहा हूं। मेरे और माता पिता के बीच की ये हालत है। मुझे क्या लगता है, माता पिता जो है इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? क्यों दिन रात पैसा 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 कर रहे हैं? है ये नहीं है? बेटे को लेकर के भी उस चीज को समझ ले। बेटे को क्या लगेगा, अरे माँ बाप कहां फंस गए। मेरे माँ बाप को क्या लगता है, मेरा बेटा बाबा के चक्कर में फंस गया, लगता है। अब ये नासमझ है, इसको अभी समझदारी है नहीं। मुझे समझा करके, बहला फुसला करके इसको लाना है। पिछले साल भी आए थे, मेरे को तो ठीक ठीक बोल नहीं पा रहे हैं। उनको पता है मैं सीधा होकर आपको समझदार बनने की जरूरत है, तो मेरी पत्नी को कह रहे थे ये कब तक जीवन विद्या करता रहेगा, ये कब तक जीवन विद्या ही करता रहेगा। और मैं क्या, अरे कब जीवन विद्या करने आएंगे। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो कब जीवन विद्या करने आएंगे। उनके दिमाग में लग रहा है ये कब तक जीवन विद्या करता रहेगा। उनके हिसाब से मैं फंसा हुआ हूं, मेरे हिसाब से वो फंसे हुए हैं। मेरे हिसाब से वो फंसे हुए हैं, उनके हिसाब से मैं फंसा हुआ हूं। क्यों अंकल जी, परिवार वाले मानते हैं कि फंस गए हैं? हाँ, कहीं आते हैं, कहीं पर आ गए हैं, फंस गए हैं। आता हूं भैया आपके पास भी। आज कितना समय, क्या चीज में है समझदार? ये आपकी तीव्रता पे है। आप जितना जल्दी चाहो उतनी जल्दी, इसका कोई समय नहीं है। आप चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। सिंपल सा उत्तर है। मेरे से कोई बच्चा, मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कराता हूं, 11th 12th में, पहले कोचिंग में पढ़ाता था। ठीक अंकल जी, थोड़ा सा। तो मेरे से बच्चे पूछने आते थे, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं बोलता था आप चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। और पक्का मैंने देखा सही, जो भी बच्चा चाहता था उन सभी का सिलेक्शन हुआ। उसी का नहीं होता है जो नहीं चाहता है या नहीं है? तो कैसे जीव चेतना से मानव चेतना? आप चाहोगे जीव चेतना से मानव चेतना में आने के लिए तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आपको यदि ये पीड़ा होती है कि मानव चेतना में पहुंचे बिना मुझसे जीना नहीं बनेगा, है ना, आप तब तक छटपटाते रहोगे जब तक आप मानव चेतना में नहीं पहुंच जाते हो। सिंपल सी बात है। तब तक आप प्रयास करते रहोगे, हो जाएगा।
अभी ये आप में कामना अभी आई कि ये कब पहुंचूंगा, जैसे ही 7 दिन खत्म होंगे, घर जाएंगे, कोई कामना नहीं आएगी कि मुझे मानव चेतना में पहुंचना है। सारी कामना फिर किस चीज की हो जाएगी? जीव चेतना की। अभी जो हम में ये आया है ना, एक तरीके से उबाल, इंपल्स, क्या मुझे मानव चेतना में पहुंचना है, ये निरंतर नहीं रहेगा। जैसे यहां बाहर अभी इस वातावरण में ये तीव्रता बनी है, इस वातावरण में ये तीव्रता बनी है, जैसे ही इस वातावरण से आप दूसरे वातावरण में जाओगे, ये तीव्रता ठंडी पड़ जाएगी। फिर क्या चीज की तीव्रता आ जाएगी? उस भौतिकता का। क्योंकि इस संसार में देखोगे हर आदमी भौतिकता भौतिकता, पैसा पैसा पैसा। फिर आपको लगेगा कि यार हमको पहले पैसे के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर शिविर में आएंगे, अरे हमको मानव चेतना में जाना है। फिर यहां से बाहर निकलेंगे, फिर पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, यही होगा ना। अभी जो समझने की प्यास है, ये निरंतर आप लोगों के साथ नहीं रहने वाली, क्योंकि ये आपकी तीव्र इच्छा में नहीं आया है। ये तीव्र इच्छा में नहीं आया है, ये इस माहौल में होने से आप में पैदा हुआ है। ये आपकी तीव्र इच्छा नहीं है, ये आपकी तीव्र इच्छा नहीं है। इस माहौल से बाहर निकलेंगे, वो तीव्र इच्छा जो है मंद हो जाएगी। नहीं होगा? तीव्र इच्छा क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। अभी जो आवेश को मैं देख पा रहा हूँ, अपनी पूरी निगेटिविटी को देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जितना है उससे ज्यादा घर जाने के बाद होता है, तो वो पीड़ा ही है। तो अब उसका एकमात्र उपाय यही है कि जीव चेतना से मानव चेतना में शिफ्ट हुआ जाए। तो उसी के लिए मतलब अब देखिए, अच्छा घर जाएंगे, अब फिर से क्या होने वाला? अभी आपको समझ में आ रहा है मेरे दुख का कारण मेरी नासमझी है, मुझे समझदार होना है। ये ज्यादा देर नहीं रहने वाला। मैं फिर से बताता हूं होने वाला क्या है। घर जाएंगी, 2 दिन रहेगा, यार देवरानी की जगह मुझे समझदार होना है, देवरानी की जगह मुझे समझदार होना है। 1 हफ्ते बाद फिर से देवरानी के प्रति नेगेटिव विचार आने लगेगा। मैं बता सकता हूं, ये आपने आज जो कहा है ना कि मुझे समझदार होना है, ये जो चीज है 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हर दिन आप देखोगे फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही प्रॉब्लम। अब आपका धैर्य खत्म, फ्यूज। अब देवरानी के प्रति फिर से निगेटिव विचार आने लगेंगे, यार वो बदमाशी करती है, वो जानबूझ करके करती है। फिर से आ जाएगा। आपका जो एक अपने को संतुलन बना के रखा हुआ है ना, भी ये घर जाएंगे, ये संतुलन नहीं बना रहेगा, ये संतुलन डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी पहले ये तो होगा ना, ये यहां आते हैं, लगता है नहीं नहीं नहीं, सब कुछ जो है मेरे में ही है, मुझे ठीक होना है। लेकिन जैसे ही घर जाएंगे, थोड़े दिन तक रहेगा, नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे ही सही होना है, मुझे ही सही होना है, और सब गलतियां करते रहेंगे। धीरे धीरे अरे यार गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। फिर से मुझे जो ठीक करना है वो बदल करके इन सब लोगों को ठीक होना है। मुझे ठीक होने की जगह इन सब लोगों को ठीक होना है, ये हो जाएगा। उनके प्रति निगेटिव थॉट आ जाएगा, निगेटिव विचार आ जाएंगे, गलत भाव बन जाएगा, विरोध का भाव बन जाएगा। देखिए, दूर रह करके हम इतना आराम से सोच लेते हैं कि यार नहीं अब ठीक कर लेंगे। जैसे ही पास जाते हैं, अब फिर से फंस जाते हैं। यहां रह करके ये सोचना बहुत आसान है कि अब मैं जाकर के घर में सब ठीक कर लूंगी, अब कोई दिक्कत हो ही नहीं दूंगी। जैसे ही हम उस बैटलफील्ड में पहुंचेंगे, वो बैटलफील्ड है घर, जैसे ही वहां पहुंचेंगे हमारा हिम्मत टूट जाएगा, हमारा हिम्मत टूट जाएगा, हम फिर से नेगेटिव हो जाएंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि होने वाला है? अरे आप लोग छोड़ दीजिए, मेरे खुद बता रहा हूं, मेरा हो जाता है यार। तो आपको ये मुझसे अलग थोड़ी है। मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं कि ये वहां नहीं जाना है, हमको इतना जो कॉन्फिडेंस लग रहा है, हम जैसे ही उस संबंध के ताने बाने में जाते हैं, थोड़े समय बाद मेरा ही धैर्य टूट जाता है, हम ही निगेटिव हो जाते हैं, फिर से ये सब विस्मृत हो जाता है। ये सब क्या हो जाता है? ये जो अभी जितना स्मृति में बना हुआ है ना पॉजिटिविटी,
ये लंबे समय नहीं टिकेगा, लंबे समय नहीं टिकेगा। दीदी पूरा विश्वास रखिए, स्थिति फिर से वही होगी जो यहां आने से पहले थी। मम्मी के प्रति अभी तो नहीं लग रहा है ना कि कुछ गुस्सा आ रहा है, घर पहुंचेंगे आएगा। अभी लग रहा है कि मम्मी से आप गुस्सा होगी, अब लगता है ना मैं घर में जाकर के अब मम्मी से कभी गुस्सा नहीं होंगी, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। सारा कॉन्फिडेंस घर जाने के बाद डाउन होने वाला है। अभी लग रहा होगा ना संभाल लेंगे, पति को सबको संभाल लेंगे, अब मैं निगेटिव नहीं होंगी। घर जाएंगे फिर से वही समस्या होने वाली है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों हो जाएगा? ये जो अभी हमारे में ये स्थिरता नहीं है, इस वातावरण से, ये जो वातावरण बना हुआ है, मैं जो बोल रहा हूं, इसके प्रभाव में आप में ये पॉजिटिविटी बनी हुई है। किस प्रभाव में? इस वातावरण के प्रभाव में, मेरे बोलने से आप में ये पॉजिटिविटी बनी हुई है, ये लंबी नहीं टिकने वाली। मेरे बोलने से ये पॉजिटिविटी बनी हुई है कि अब हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। ये सब किसके? मेरे बोलने से, इस वातावरण में होने से आप में ये प्रभाव बना हुआ है। अब मैं एकदम स्थिर हो गया, अब मेरे से कोई गलती नहीं होगी। यहां से निकलेंगे ट्रेन में, बस में, पहुंचते पहुंचते तक धड़ाम, कोई कुछ बोला और रिएक्ट कर गए, कोई कुछ बोलेगा तुरंत ही रिएक्ट कर जाएंगे, फिर थोड़ी देर पछताएंगे, अरे यार वहां कितना अच्छा था, अभी इतनी जल्दी में रिएक्ट कर गई। क्योंकि अभी जो आप में संतुलन बना है वो इस वातावरण के कारण ये संतुलन बना हुआ है। जैसे ही वातावरण बदलेगा आपका ये संतुलन बिगड़ने वाला है, पक्का बिगड़ेगा। मम्मी के साथ झगड़ा होगा, देवरानी के साथ मनमुटाव फिर से चालू होगा, पति पत्नी के बीच में फिर से मनमुटाव होना शुरू होगा। आप ही छोड़ दीजिए ना, ये देखिए भैया दीदी इतना रहे, होता है कि नहीं? बीच बीच में होता है ना। तो अब इसका उपाय क्या है? एक ही बार में हो जाएगा क्या? धीरे 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 कम होगा। तो क्या चीज के लिए? बारंबार इसको आके फिर से समझना चाहिए, फिर से ऐसे वातावरण में आके फिर से समझने का काम करना चाहिए। मैं आप लोगों को क्यों समझाता हूं पता है? मूल रूट मैं खुद को समझा रहा होता हूं, सीरियसली बता रहा हूं। मैं जगह जगह घूम करके जो दूसरे को समझा रहा हूं, उसके मूल में मैं अपने आप को समझाता हूं। यही है समाधान। जो दूसरे को समाधान दे रहे हो ना, ये समाधान तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है। तुम क्यों इस समाधान को छोड़ देते हो? तो मैं आपको जो इतना समझा रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा मैं अपने आप को समझाता हूं। जब भी मैं ऐसे संबंधों में उलझता हूं ना, जब भी मैं संबंधों में उलझ जाता हूं, मैं इंतजार करते रहता हूं कहां शिविर लेने का मौका मिले, जल्दी से जल्दी कोई शिविर लेने का मौका मिले। और यकीन मानिए, शिविर लेने का जैसे ही मौका मिलता है, मैं दूसरे को समाधान जैसे दिखाने की कोशिश करता हूं, मुझे खुद समाधान दिख जाता है, मैं रिजॉल्व हो जाता हूं। उस वातावरण में हम उस निगेटिविटी के ना चक्र में फंस जाते हैं। हमको पता रहता है कि हम इस चक्र में फंस गए हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही ये वातावरण बनता है, हमारा चक्र दूसरा बनता है, उस निगेटिविटी के चक्र से निकल के पॉजिटिविटी के चक्र में आ जाते हैं। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, एक दूसरे चक्र में अभी घुमा दिया हूं चक्री। कौन सी चक्री? पॉजिटिविटी की चक्री। अभी सबको अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं ना, सब अच्छे हैं, देवरानी अच्छी है, मम्मी अच्छी है। ये पॉजिटिविटी का साइकिल आप सभी के दिमाग में मैंने चला दिया है, पॉजिटिविटी का साइकिल। लेकिन ये साइकिल तब तक है जब तक मैं बोल रहा हूं, जब तक आप यहां हैं, तब तक ये साइकिल चल रहा है। जैसे ही बाहर जाएंगे, घर में जाएंगे, वहां से निगेटिविटी का साइकिल धीरे धीरे चलना शुरू होगा। ये पॉजिटिविटी का साइकिल कम हो जाएगा, फिर से वापस निगेटिविटी। फंस जाते हैं। क्या उपाय है इसका? निरंतर अध्ययन करते रहना, निरंतर अध्ययन करते रहना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं आप लोगों को अध्ययन कराने के क्रम में स्वयं अध्ययन करता रहता हूं।
मैं आप लोगों को अध्ययन कराने के क्रम में स्वयं अध्ययन करते रहता हूं। यह संकेत चाचा है, इन लोगों में निगेटिविटी असर कहां है? इन लोगों ने पूरी जिंदगी का कार्यक्रम ही क्या बना लिया? यही बना लिया। पूरे दिन देखिए संकेत चाचा यही करते रहते हैं, निगेटिविटी आने ही नहीं देते। सोम दादा को देखिए, उनमें निगेटिविटी आती ही नहीं है। क्यों? पूरे साल भर पॉजिटिविटी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, निगेटिविटी का स्कोप ही नहीं है, निगेटिविटी का स्कोप ही नहीं है। तो मैं क्यों लगा हुआ हूं? मैं अपने पॉजिटिव रहने का प्रोग्राम बनाया हुआ हूं। आप कैसे प्रोग्राम बनाएंगे? अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन, इस कार्यक्रम में जुड़ गए, निगेटिव होगा ही नहीं मामला। कैसे होगा? खुद समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। समझाने के क्रम में हम और ज्यादा समझते हैं। समझने समझाने के क्रम में यदि हम निरंतर जुड़े रहेंगे, हमारे में निगेटिविटी आएगी ही नहीं। आप सोचिए ना, मेरे में सुबह में भी यदि कोई निगेटिविटी रही होगी, मेरे में सुबह में जो भी निगेटिविटी रही होगी, मैं जैसे ही ये सब बोलना शुरू करता हूं, क्या वो मेरे अंदर वो निगेटिविटी रही? आपको पता नहीं चलता है। मैं जितना पॉजिटिविटी आपको बोलता रहता हूं, मैं अंदर से कितना आराम में आता हूं। जो मेरे ऊपर वो दबाव रहता है किसी आदमी के निगेटिविटी का, वो धीरे 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 कम होता जाता है। मैं अपना बता रहा हूं ना, किसी ना किसी आदमी के बारे में मैं जब निगेटिव हो रहा होता हूं, उस समय मेरे में थोड़ा सा एक प्रेशर जैसा रहता है। मैं यहां आकर के जैसे ही ये समाधान आप लोगों को बताना शुरू करता हूं, मेरे बैक ऑफ माइंड में वो समाधान मेरे लिए भी अप्लाई होने लगता है। मैं उस प्रेशर से क्या होने लगता हूं? रिलीज होने लगता है। वो प्रेशर शाम तक एकदम रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही हमारे पॉजिटिव थॉट आते हैं, हमारे भाव भी पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए हो क्या रहा है, हमारे जो निगेटिव भाव है हमारे विचार को निगेटिव करते हैं, तो भाव पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव विचार होने से पॉजिटिव भाव होगा। देखिए निगेटिव भाव होने से निगेटिव विचार होता है, लेकिन पॉजिटिव भाव होने से पॉजिटिव विचार नहीं होगा। पॉजिटिव विचार होने से पॉजिटिव भाव होगा। उल्टा है। भाव में अभाव होने से विचारों में निगेटिविटी आती है ना? लेकिन भाव में भाव संपन्नता होने से पॉजिटिव विचार नहीं होता। पॉजिटिव विचार होने से भाव में भाव संपन्नता होती है। बात पकड़ में आ रही है? उल्टा है। निगेटिविटी यहां से यहां जाती है, पॉजिटिविटी यहां से यहां आती है। इसीलिए ये जितना कार्यक्रम चल रहा है, वो कहां पर कार्यक्रम चल रहा है? आप बार बार देखो, यहां पर विचारों पे कार्यक्रम चल रहा है, भाव पे कार्यक्रम नहीं चल रहा है। विचारों में वो हो गया पॉजिटिविटी, भाव पॉजिटिव होगा ही होगा। अभी आप सब लोगों के भाव पॉजिटिव हो रहे हैं ना? सब लोगों के भाव पॉजिटिव हो रहे हैं ना? क्या मैं कोई भाव पे काम कर रहा हूं? क्या मैं कोई भाव पे काम कर रहा हूं? मैं कहां काम कर रहा हूं? विचार पे काम होगा तो भाव पे अपने आप वो ट्रांसफर होता है। तो हो क्या गया? निगेटिव का मतलब हमारे मन के नियंत्रण में वृत्ति है, मन के कंट्रोल में वृत्ति है, तो हमारे ऐसे भाव खराब होते रहेंगे, विचार खराब होते रहेंगे। है ना? मन जीने में हावी है। जीने में हावी कौन है? मन। तो मन हमेशा रिएक्शन में ही चलता है। मन क्या है? रिएक्शन, टिट फॉर टैट। तो मन का स्थिति क्या है? वो बाहर जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंगली इसका भाव बन जाता है। बाहर से अच्छे भाव आए तो अच्छा भाव बना, बाहर से खराब भाव आए तो खराब भाव बना। मन का अपना कोई नियंत्रण नहीं है। तो मन का सारा कंट्रोल कहां से यदि हो रहा है? बाहर से हो रहा है। तो अच्छा हुआ तो अच्छा भाव, खराब हुआ तो खराब भाव। उसने अपना माना तो अपनापन का भाव, उसने पराया माना तो परायापन का भाव। यही होगा ना? उसने अपना माना तो अपनापन का भाव मन में आएगा, पराया माना तो परायापन का भाव आएगा। वहां वृत्ति में अपना कोई विचार नहीं है। यदि अपनापन का भाव आया तो वृत्ति में पॉजिटिव विचार जाएगा, यदि परायापन का भाव आया तो वो नेगेटिव विचार आएगा। है ना? लेकिन यदि हमारे विचारों में अपनापन स्थिर हो जाए तो हमारे भाव में अपनापन हमेशा बना रहेगा, चाहे बाहर वाला अपना माने या पराया माने। तो यदि वृत्ति के अनुसार मन काम करने लगे,
वृत्ति के अनुसार मन काम करने, विचार के अनुसार हमारे भाव होने लगे तो हम रिस्पॉन्स की जगह पे आने लगेंगे, हमारे आचरण में स्थिरता आने लगेगी, हमारे आचरण में स्थिरता आने लगेगी। तो हमारे विचार यदि संयमित होते हैं, भाव में संयम आ जाता है। विचारों में स्थिरता आएगी तो भाव में स्थिरता आ जाएगा। तो मूल काम भाव पे करने का है या विचार पे करने का है? बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि अभी आपके पास सही विचार नहीं है, व्यवस्था का विचार नहीं है। जीवन में जो अव्यवस्था है ना, उसके जगह जो व्यवस्था का विचार कहें, जीवन में वो व्यवस्था का विचार नहीं है, तो मन में अव्यवस्था होने से वृत्ति में अव्यवस्था, चित्त में अव्यवस्था हो जाता है। यदि चित्त में व्यवस्था का ही स्मृति रहे, चित्त में व्यवस्था की ही स्मृति रहे, वृत्ति में व्यवस्था का ही विचार चले, तो मन में व्यवस्था के अनुरूप ही भाव आएगा। तो करने वाला काम इस अभाव से मुक्त होने का नहीं है, करने वाला काम है व्यवस्था का विचार करना, व्यवस्था का चित्रण करना, व्यवस्था का विचार करना, व्यवस्था का चित्रण करना कि व्यवस्था है क्या, सही विचार है क्या, न्याय क्या है, मूल्य क्या है। हर आदमी अच्छा चाहता है, बारंबार इसको स्मरण में लाते रहना, बारंबार ऐसे विचार करते रहना। हर आदमी मूलतः अच्छा ही चाहता है ना समझीवश वो गलती करता रहता है। ऐसे विचार, ऐसे स्मृति जितनी देर रहेगी, आपका भाव आपके नियंत्रण में रहेगा, आपका भाव आपके नियंत्रण में। जैसे अभी आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बॉस के प्रति जो आपका भाव है वो विचारों के आधार पर तय हो रहा है। क्योंकि आपके विचार अभी अच्छे हैं, इसलिए आपके भाव भी अच्छे हैं। हम दूसरे आदमी को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। जब हमारी दृष्टि धूमिल होती है ना, हमारी दृष्टि दूषित होती है, हमको सामने वाला गंदा दिखता है। हमारी दृष्टि पवित्र होती है, सही होती है, हमको वो आदमी अच्छा दिखने लगता है। बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है? हमारे में यदि हमारे में ही धूल जमा हुआ है, गंदगी जमा हुआ है, हमारे में ही निगेटिविटी है, सामने वाला हमको खराब दिखेगा। जैसे ही हमारे में पॉजिटिविटी आती है, वही आदमी मुझे अच्छा दिखने लगता है। मैं सरप्राइज होता हूं, एक ही आदमी मुझे कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है। तो जिस समय मेरे विचार, मेरे भाव अच्छे रहते हैं, तो वो आदमी मुझे अच्छा लगता है। जिस समय मेरे विचार खराब होते हैं, मेरे भाव खराब होते हैं, उस समय सामने वाला आदमी मुझे खराब लगने लगता है। सामने वाला आदमी तो वही रहता है, लेकिन हमको कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो खराब लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जब अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? उस समय आपके भाव अच्छे रहते हैं, आपके विचार अच्छे रहते हैं। इस समय उसलिए वो आदमी की अच्छाइयां दिखती है। उस समय उसकी क्या दिखती है? अच्छाइयां दिखती है। जिस समय आपके भाव खराब हो जाते हैं, आपके विचार खराब हो जाते हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां दिखती है। उस समय कितना भी आप कोशिश कर लो, उसकी अच्छाइयां देखने का, अच्छाइयां दिखती ही नहीं है। अब हमारी दृष्टि बदली, आदमी बदल गया। हमारी दृष्टि में जैसे ही क्या आया, ब्लैक हुआ, वह आदमी ब्लैक दिखने लगता है, गंदा दिखने लगता है। जैसे ही हमारी दृष्टि व्हाइट होती है, वह आदमी व्हाइट अच्छा दिखने लगता है। नहीं होता है? यही हो रहा है ना? हमारे भाव विचार अच्छे, हर आदमी अच्छा। हमारे भाव विचार खराब, हर आदमी खराब। क्यों अंकल जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये ठीक है? व्यक्तिगत विचार से, जो मेरे चिर परिचित में से कुछ व्यक्तियों के साथ मेरी विचार नहीं मिलती है, लेकिन विचारों के कारण मैं संबंध को कभी, जहां तक मेरी याददाश्त है,
नहीं खराब किया मैं ये समझता हूँ ठीक है, विचार अपनी जगह में है लेकिन संबंध अपनी जगह पे है। बहुत जगह ऐसा हुआ है, मैं बचपन से गायत्री परिवार संस्था से जुड़ा हूँ, बहुत जगह संगठन है, संगठन में हमेशा सक्रिय रहा हूँ। पतंजलि का संगठन बना, उसमें भी एक पदाधिकारी था मैं। बहुत लोगों से मेरी विचार नहीं मिले, कोई बात नहीं, विचार नहीं मिल रहे, लेकिन मैं जो उनके साथ मेरा जो संबंध है मैं उसको खराब नहीं किया और आज भी संबंध को मैं बरकरार रखा हूँ। मेरी ये व्यक्तिगत ये है। दूसरी बात भैया जी, एक सब चीज और बोलना चाहता हूँ मैं। आपने जब से ये निरोधिता, विरोध, समझदारी, ना समझिए, ये चारों चीज को मैं समझा हूँ, आपने समझाने का प्रयास किया है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं जीवन भर जिसको विरोध समझता था मैंने वही किया और इसका परिणाम में मेरे को दुख मिला, तकलीफ मिला, क्लेश मिला, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेरी जो सोच थी, जहां गलत हो रहा है, एक जागरूक नागरिक के उसका विरोध करना चाहिए। समझदारी में मैं मेरी अपनी समझ के हिसाब से जो उचित दिखता है वो कार्य करने का प्रयास किया, जी बोलिए ना। लेकिन परिवार में और समाज में मैं फेलवर रहा हूं। मैं आज जो समाज है, बहुमत का हर जगह इसका बोलबाला है और मुझे नहीं लगता कि जहां बहुमत है वो सही है, वो समाज के लिए उपयोगी है। मैं ये चीज मैं स्वीकार आज तक नहीं कर पाया। तो अभी आपने जो पढ़ाया है, समझाया है, मेरे को ये लगा कि संभवतः ये थ्योरेटिकल बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में मेरे को लगा कि अब इससे निकलने का एक दूसरा उपाय है, नेग्लेक्ट किया जाए। न मैं उसको विरोध करूंगा और निरोधता की भाव तो स्वाभाविक ही नहीं आएगी। इसलिए जहां भी मैं देखता हूं मैं अपने आप को अलग करने का प्रयास करता हूं और इस परिस्थितियों में मैं अपने आप को सुखी अनुभव करता हूं, उससे मेरे को तनाव नहीं होता। धन्यवाद। तीन चीज हो गई ना, समस्या का। जी, जैसे मैंने इस समस्या का विरोध किया, मैंने नहीं किया, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैंने अच्छा किया, ये सोच रहा हूँ। लेकिन ऐसी, और हम देखते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरे के ऊपर भी, दूसरे से तीसरे के ऊपर भी, तीसरे के ऊपर चौथे के ऊपर भी, यानी पूरे समाज में हम देखते हैं। जब मैं उसके पास जाता हूँ और अपना व्यक्त करता हूँ तो स्वाभाविक रूप से वो हम मुझसे अलग होता जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ना, स्वयं में कुछ कमी है। इसको पहले अपने अंदर निरीक्षण करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, तब तो हम दूसरे को समझ पाएंगे कि वो मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है। भाई साहब के साथ इसी के ऊपर से चर्चा है। नहीं, बढ़िया ये है, हर चीज में जब समस्या हमको दिख रही है तो क्या किया जाए? समस्या का विरोध किया जाए, समस्या से नेग्लेक्ट किया जाए, छोड़ दिया जाए, दोनों ही चीज करते हैं। घरों में हमको कोई आदमी ठीक करता हुआ नहीं दिखता है, हम झंडा लेके खड़े हो जाते हैं उसका विरोध करने के लिए। माँ बाप ठीक नहीं कर रहे हैं, माँ बाप का विरोध। पत्नी ठीक नहीं कर रहे हैं, पत्नी का विरोध। हाँ, है ना? जहां काम कर रहे हैं ऑफिस में, जो ठीक नहीं कर रहा है उसका विरोध। ये ठीक है? यही है ना? दूसरा, ऑफिस में कोई ठीक नहीं कर रहा है, बॉस ठीक नहीं कर रहा है, उससे बॉस को बदल लो या कंपनी बदल लो। परिवार में कोई ठीक नहीं कर रहा है, पत्नी ठीक नहीं कर रही है, पत्नी बदल लो। लोग कर ही रहे, लोग कर ही रहे। पत्नी ठीक नहीं लग रहा है, पत्नी बदल लो, या फिर संन्यास ले लो। पत्नी ठीक नहीं लग रहा है, डाइवोर्स ले लो,
पत्नी दूसरी पत्नी लेते आओ, वो भी ठीक नहीं लग रही है, उसको भी छोड़ दो, तीसरी पत्नी लेते आओ। आया ना? भाई ठीक नहीं लग रहा है, भाई से दूरी बना लो, भाई से दूरी बना लो, भाई से दूरी बना लो। आया ना? इसको तो परंपरा ने किया ही। परिवार संबंध दुख के कारण है, संबंध को त्याग करके संन्यास ले लो। इसलिए जैसे ही कोई ज्ञान की तरफ आता है, घर वाले डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं? ये मोह माया को छोड़ के चला जाएगा, तुरंत डरते हैं ना। कुछ भी ज्ञान की बात होगी तुरंत क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। ये मोह माया को छोड़ के जाने वाला है, मोह माया को छोड़ के जाने वाला है। मतलब उनको भय लग जाता है कि संबंध को तोड़ देगा। अब मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं, अभी न्याय पे बात नहीं, अभी डिस्कशन कर रहा हूं मैं। सिर्फ जो उन्होंने कहा सारे पॉइंट्स लिख दिया हूं। इसको लेकर के समस्या को नेग्लेक्ट किया जाए, समस्या से को त्याग दिया जाए। भाई मेरे को बॉस परेशान कर रहा है, कंपनी ही छोड़ दे, है तो समाधान। परिवार परेशान कर रहा है, परिवार से संन्यास ले लो। पत्नी परेशान कर रही है, पत्नी से डाइवोर्स ले लो। समस्या को खत्म कैसे करेंगे? हाँ, समस्या जिससे उसको निपटा दो। भाई फिर अमेरिका तो ठीक कर रहा है, ईरान की समस्या ईरान को दो, है ना? है, जिससे समस्या को निपटा दो। ये विरोध का आगे जो होगा उसको निपटा दो। यदि विरोध करने से ठीक नहीं हो रहा है तो उसको निपटा दो। पहले विरोध करो, फिर नहीं समझे तो फिर निपटा दो। पहले बोलते हैं ना क्या? पहले बात, फिर मुलाकात, फिर लात। पहले बात, फिर मुलाकात, फिर, है ना? थोड़ा सा रोक दीजिए। सारे देवी देवताओं के बारे में हमने जो किया हुआ वो यही किए। बैठे हुए सभी दुर्योधन ही हैं। अब क्या किया जाए? कितनों को निपटाते रहेंगे? क्या निपटाना समाधान है? क्या छोड़ देना समाधान है? समस्या से मुख मोड़ लेना समाधान है? क्या समाधान है? समस्या का समाधान ही समाधान है। समस्या को पूरी तरीके से हल कर देना ही समाधान है। अब यह मानना चाहिए कि मेरे पास समाधान नहीं है, यही समस्या है मेरी समस्या क्या है? मेरे पास उस समस्या का समाधान नहीं है, यही मेरी समस्या है, ना कि वो समस्या है। मूल में समस्या क्या है? मेरे पास उस समस्या का समाधान नहीं है। मूल में समस्या क्या है अंकल जी? मेरे पास उस समस्या का समाधान नहीं है, यही मेरी समस्या है। समाधान का ना होना ही समस्या है। सूत्र, समाधान का ना होना ही समस्या है। समाधान का
ना होना ही समस्या है। देवरानी ऐसी है, उसके साथ क्या समाधान है ये मुझे पता नहीं, यही मेरी समस्या है। पति ऐसे हैं, उनका साथ क्या समाधान है ये मुझे नहीं पता, ये मेरी समस्या है। पत्नी ऐसी है, उसके साथ क्या समाधान है ये मुझे नहीं पता, ये मेरी समस्या है। मेरी समस्या सामने वाला नहीं है, मेरी समस्या जो मुझे उसका समाधान नहीं प्राप्त है, ये मेरी समस्या है। क्या कितने लोगों को ये ठीक लगता है या ये सब ठीक लगता है? क्या लगता है? मां बाप समस्या है या मां बाप के साथ मैं कैसे अच्छे ढंग से जीऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये समाधान मुझे नहीं मिल रहा, ये मेरी समस्या है। ये मेरी समस्या है ना। मेरी बहू ऐसी है, उस बहू के साथ मैं कैसे समाधान पूर्वक जीऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी समस्या है। बहू समस्या नहीं है, उसके साथ जीने का क्या स्वरूप है, क्या समाधान है, ये मुझे नहीं पता है, ये मेरी समस्या है। हम समस्या बाहर में मानते रहते बारंबार, जबकि समस्या कहां निकल के आ गई? मुझे वो समाधान नहीं पता, यही मेरी समस्या है। समाधान का अभाव ही मेरी समस्या है। समाधान का अभाव ही मेरी समस्या है। समाधान का अभाव ही मेरी समस्या है। भारत की समस्या क्या है? पाकिस्तान के जो साथ समस्या है उसका समाधान भारत को नहीं पता है, यही है भारत की समस्या। भारत की समस्या क्या है? पाकिस्तान के साथ जो समस्या है उसका समाधान उपलब्ध नहीं है भारत के पास, यह भारत की समस्या है। क्या लगता है? मेरे पास समाधान नहीं है, यही मेरी समस्या है। हम क्या मान लेते हैं? अरे इसका समाधान नहीं है, समाधान एक ही है, निपटाओ। समाधान एक ही है, निपटाओ। यह है मेरी समस्या कि हमको सही समाधान नहीं दिख रहा, हमको सही समाधान नहीं दिख रहा। तो मेरी समस्या दूसरों से नहीं है, मेरी समस्या मुझ में समाधान का जो अभाव है, वही मेरी समस्या है। आपने जो भी वर्णन किया था, जो भी अपने परिवार का वर्णन किया था, उसमें जो आपको समाधान पता नहीं है, वो आपकी मूल समस्या है। आपने जो समाधान सोचा, वो समाधान काम नहीं किया, वो और समस्या ग्रस्त कर दिया। आपने जो समाधान सोचा, वो समाधान काम नहीं आया, उसने और समस्या को बढ़ा दिया। ये है आपकी समस्या। समाधान का ना होना ही समस्या है। क्यों दीदी, ठीक लगता है? क्या समस्या लगता है? मेरे पास समस्या का समाधान नहीं है, यही मेरी समस्या है। सामने वाला मेरी समस्या नहीं है। हम क्यों परेशान हो रहे हैं दूसरों से? क्योंकि उसके मूल में हमको समाधान नहीं दिख रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। यदि मुझे समाधान दिख जाएगा तो मैं क्या करूंगा? धैर्यपूर्वक उसको समाधानित कर दूंगा। अरे सिंपल सी बात है, ये खराब हो गया, मान लेते हैं कूलर खराब हो गया है या नहीं है, मैं कुछ कुछ करूंगा, नहीं होगा, उसी पर झुंझला देता हूं, पटक देता हूं। कितने लोग करते हैं? यही ना करते हैं? मोबाइल कुछ खराब हुआ, ऐसा थोड़ा समय करते हैं, उसका फेंक देते हैं, पटक देते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा? हाँ या ना? भाई इसका समाधान नहीं पता है, ये मेरी समस्या है। क्या ये मोबाइल समस्या थी? मोबाइल को पटका क्यों फिर? मोबाइल को पटका क्यों? क्योंकि समाधान ना होने से हम पीड़ित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। उस आवेश का प्रदर्शन हम किसी और पे करते रहते हैं, मोबाइल पे कर देते हैं, घर में किसी और चीज पे करते रहते हैं,
कोई चीज ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, दे दिया, पटक दिया। वो एक कूलर को ठीक करने गए, नहीं समझ में आया, कुछ वायर को पकड़ कर तेजी से खींच दिया, कर देते हैं। क्यों? हमको समाधान नहीं पता चल रहा है, उससे हम आवेशित हो जाते हैं, आवेश होकर के तोड़फोड़, आवेशित होकर के तोड़फोड़। समाधान नहीं दिखा, आवेशित होकर तोड़फोड़ किया, वही चीज जो कल आपने बताया था, हो तो गया फाइनली तोड़फोड़ ही ना, हो तो गया तोड़फोड़ ही। सोच लीजिए समाधान निकला क्या? नहीं निकला। सोचना चाहिए, कोई ये आग्रह नहीं है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम सजीव क्या निर्जीव चीजों पर भी हम ऐसा आवेश निकालते रहते हैं, निर्जीव चीजों पर भी। कभी कुछ खोल रहे हैं, ये खुल नहीं रहा है, पटक डालेंगे, तोड़ डालेंगे। पिन, रिमोट काम नहीं कर रहा है, ऐसे किया, दे मारा रिमोट को, फिर काम का मतलब ऐसे काम नहीं कर रहा है। मतलब पीटना ही समाधान है, मतलब पीटना ही समाधान है। अब ये देख, वो वही चीज है, एक बार टकराया तो याददाश्त चला गया, अब क्या है, दूसरी बार कहीं और टकराता है, फिर से याददाश्त। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? हाँ, अच्छा, ये मूवी में होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में जिस आदमी का याददाश्त चला जाता है, घर वाले उसको क्या कहीं और टकराते रहते हैं क्या? ये बैठा हुआ है, सडनली ऐसा बैठा हुआ, याददाश्त चला गया, पीछे से आया। है ना? क्या लगता है हम कैसा आवेश करते रहते हैं, कितना आवेश निकालते रहते हैं, कितनी झुंझलाहट होती रहती है। तो सारी समस्या का रूट में है समाधान का अभाव। जो व्यक्ति हर दिशा कोण में समाधानित है, उसको कोई समस्या परेशान नहीं कर सकती। नागराज जी के साथ मैं बहुत क्लोज रहा, समस्याएं ऐसी नहीं थी कि समस्या नहीं थी, कभी इनको परेशान होते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। क्यों? पूर्ण समाधानित थे, पूर्ण समाधानित थे, इसलिए उनके लिए समस्या थी ही नहीं। समस्या तो तब है जब समाधान उपलब्ध नहीं है। समस्या कब है? जब समाधान नहीं है। समाधान है तो समस्या नहीं, समस्या है तो समाधान नहीं। क्या सूत्र निकल के आया? समाधान है तो समस्या नहीं, समस्या है तो समाधान नहीं। यदि आपके पास समस्या है, इसका मतलब एक ही चीज है, समाधान नहीं पता। आप यदि किसी समस्या को मुझसे पूछ रहे हो, मुझे तुरंत पता चलता है आपके पास समाधान नहीं है। समाधान होता तो आपके लिए वो समस्या ही नहीं रहता, समाधान होता तो आपके लिए वो समस्या ही नहीं रहता। तो समाधान है तो समस्या नहीं है, और यदि समस्या है हमारे पास तो समाधान का अभाव है। देखिए अंकल जी, ये मैं बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, प्रस्ताव है, हमने इसको जांच के देखा है, मुझे यही ठीक लगता है, आप भी जांच के देख सकते हैं। कोई ये दबाव नहीं है इसी को सही माना जाए, ये सबका अधिकार है। ये जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उसको हम अपने अधिकार पर जांच के देखें, ठीक लगता है तो माने, नहीं ठीक लगता है तो छोड़ दें। मैं जितना अपना देखा हूं, जिन जिन लोगों के साथ मुझे दिक्कत हो रही है, जो समस्या दिख रही है, उसके रूट में मुझे उसका समाधान नहीं पता, यही मेरी समस्या का कारण है। कभी ये समाधान दिखता है, उसको करने जाता हूं, उसकी जगह लगता है समस्या और बढ़ गई, फिर लगता है ये काम नहीं किया था, ये समाधान किया, उससे फिर और समस्या बढ़ गई, फिर अब लगता है यार अभी हमको नहीं पता, चुप रहो, आराम में रहो। कभी आशा बनती है, नहीं यार अब समाधान आ गया, कितना उत्साहित होते हैं। हाँ है ना? जैसे ही समाधान मिलता है उत्साहित होते हैं। अब वो समाधान सही है गलत है कब पता चलता है? उसको जब करने जाते हैं।
कर करके जब उसका फल परिणाम आता है तब पता चलता है कि वो समाधान सही था या गलत था। जैसे अमेरिका ने स्टार्ट किया, उसको समाधान दिखा, क्या करो, एक जो बड़े नेता है उसको निपटा दो। अमेरिका इजराइल ने मिलकर निपटा दिया, उसको समाधान दिखा था उस समय कि ये समाधान प्लानिंग होगा ना, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और इससे 2-3 दिनों में 4 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उसके समाधान में आया था। लेकिन जब उसने उस समाधान को किया और जब फल परिणाम आए, आज के दिन उसकी बैंड बज गई। अब ज्यादा समस्याग्रस्त हो गया, अब रिग्रेट कर रहा होगा, यार इससे अच्छा था उस समय ये नहीं किया होता। आज के दिन अमेरिका रिग्रेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा कि जो किया उससे पहले थोड़ा और सोच लेना था। तो कई बार हम आवेश में आकर के कुछ समाधान दिखता है, हम उस समस्या को हल करने जाते हैं, जैसे ही हल करने जाते हैं वो समस्या को और बढ़ा देते हैं, उस समस्या को और बढ़ा देते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं, यार पहले और अच्छे से करना था। मैं अपने घर का बता सकता हूं, जो माता पिता के साथ जो मेरा बना सारा कुछ, उसमें आज के दिन लगता है यार यदि इतनी समझदारी रहती ना तो शायद मैं उसको और अच्छे तरीके से समाधानित कर सकता था। बात पकड़ में आ रही है? लेकिन उस समय मुझे वो समाधान लगता था नहीं। समाधान लगता था लेकिन वो था नहीं। बात पकड़ में आ रही है? यदि हमको समाधान सटीक पता है तो हमारे लिए समस्या है ही नहीं। तो जागृत मानव के लक्षण क्या है? वो हर दिशा कोण में उसके पास समाधान रहता है। जागृत मानव के क्या है? हर दिशा कोण में समाधान होता है। तो समाधानित आदमी वही है जो न्याय धर्म सत्य के साथ है, जो न्याय धर्म सत्य के साथ है। अभी तो हमको न्याय भी समझ में नहीं आया, हम कहां से समाधानित हुए? हमको न्याय भी समझ में नहीं आया। हाँ है ना? दूसरों के अन्याय करते हुए देखते हुए हम लगता है कि हम वहां पर उसको सब ठीक कर देंगे, खुद अन्याय कर देते हैं और दूसरा पीड़ित हो जाता है। ये ठीक है? तो ठीक से समझा जाए समस्या का रूट क्या है? समस्या का रूट क्या है? समाधान का ना होना ही समस्या का रूट है और कुछ भी नहीं है। आप बताइए जी। मेरा कंक्लूजन ये है, सभी लोग जांचे, आपका यदि क्या है आप बताइए जी। माइक दे देंगे। हाँ आ रहा हूं। मैं आज भी इसलिए क्लास लेता हूं और आप लोगों को समझाने के साथ साथ मैं भी समझने का प्रयास करता हूं। मेरे को साहब ये बात आपकी 16 आने सत्य लगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास है। एक दिन 2 दिन 4 दिन के ये में आने वाली नहीं बिल्कुल है। सहमत। जब तक जीवन के आयाम में मैं इसको न उतारूं, मैं समझता हूं मैं पूरी तरह जीवन भर नहीं पालन कर पाऊंगा। सहमत हूं आपके से। ठीक, मैं खुद भी क्या मैं ये घोषणा नहीं करता हूं मैं पूर्ण समाधानित हूं। मेरा भी यही विश्वास है। कुछ समाधान मिला है, आप लोगों के साथ उसको चर्चा करके मैं भी और समाधानित होता हूं, है ना? मैं क्या किया, कुछ समाधान उपलब्ध हुआ है, कुछ उसको समाधान जो उपलब्ध हुआ है उसको जी के देखा हो, वो काम करता है, वो काम करता है। क्या समाधान काम करता है? निर्विरोधिता ही सुख है, विरोधी दुख है। ये हमको हर समय संबंधों में दिखता है, ये काम करता हुआ दिखता है। विश्वास ही सुख है, अविश्वास ही दुख है, ये हर जगह मुझे काम करता हुआ दिखता है। इसको मैंने जी करके देखा है, इसको मैंने जी के देखा है, अप्लाई करके देखा है, ये समाधान मुझे दिखा है, आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस अभ्यास में करीब 17 साल हो गए। 17 सालों से इस अभ्यास में हूं, तब जाके आज बोल रहा हूं। लंबी यात्रा है ना? तो मैं कहा, मैं तो आग्रह किया ना कि अभी इस वातावरण में आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप इस वातावरण से उस वातावरण में जाएंगे, फिर से नेगेटिविटी आएगी। क्यों आएगी? मैं भी आप ही के जैसा ना, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन क्या बोला? धीरे 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 हो जाएगा, निरंतर हम बने रहेंगे तो धीरे धीरे होगा। टेम्परेरी हो सकता है,
टेम्पररी। अभी देखिए, अभी एक अच्छी बात है, यदि मान लेते हैं मुझे आपके साथ न्याय करना नहीं समझ में आ रहा, कम से कम अन्याय तो ना करो। अरे अभी टेम्पररी देखिए, मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं आपके साथ, जैसे ही जीने जाता हूं मैं परेशान हो जाता हूं, मेरा अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूं, है ना, थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूं, लेकिन उसके साथ साथ फिर अपने ऊपर काम करता रहता हूं कि मेरी योग्यता हो जाए कि मैं आपके साथ न्याय कर पाऊं। तो दूरी क्यों बनाया है? खुद समाधानित होने के लिए। अभी करने जाता हूं, खुद समस्याग्रस्त हो जाता हूं, तो परमानेंट दूरी नहीं बनाया है, समाधानित होने के लिए दूरी बनाया है। समाधानित होने लगता हूं, धीरे धीरे वापस फिर से न्यायपूर्वक जीने लग जाता हूं। ये ठीक है? हाँ। तो दूरी क्यों बनाया है? क्योंकि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये साथ जीने की मेरी योग्यता नहीं बन पा रही है, तो थोड़ी दूरी इसलिए बनाया है, संबंध तोड़ा नहीं है। अपने में मजबूत होने के लिए जितनी जितनी मैं मजबूती पाऊंगा, उतना उतना मैं निकट आकर के वापस फिर से जो है न्याय करूंगा। ये ठीक? बस बढ़िया, ये सहमत, इस बात पे सहमति। हम संबंध का त्याग नहीं कर रहे हैं। मेरी अक्षमता है, मैं आवेशित हो जाता हूं, क्रोधित हो जाता हूं, थोड़ा सा दूरी बना करके अपने ऊपर काम करता हूं। जितना अपने ऊपर काम होता है, धीरे धीरे वापस फिर से न्याय करने लग जाता हूं। त्याग नहीं किया, समाधानित होने के लिए किया। आपको छोड़ा नहीं है, मेरे से संतुलन बन नहीं पा रहा है, मैं आवेशित हो जा रहा हूं, तो मैं आवेशित गति में अध्ययन नहीं कर सकता, मैं आवेशित स्थिति में अध्ययन नहीं कर सकता, स्वभाव गति में अध्ययन करता हूं। तो आप क्या करते हैं? थोड़ी दूरी बनाकर अध्ययन करते हैं। अब जो अध्ययन किया, समाधान हमको मिला, इसको चेक कैसे करेंगे कि समाधान है या नहीं है? वापस फिर से जीने का अभ्यास करूंगा, और देखूंगा जितना पहले परेशान होता था अब उससे कम होने लगा, तो अब उतनी दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। तो हो क्या रहा है कि दो आदमी पहले मोहवश पास आते हैं, लेकिन मोहवश पास तो आ गए, योग्यता नहीं है साथ जीने की। मोहवश पति पत्नी मोहवश पहले साथ आते हैं, योग्यता नहीं है, फिर एक दूसरे को झटका देते हैं, दूर जाते हैं। फिर क्या होते हैं? दूर जाते हैं। दूर भी नहीं रहा जाता, तो फिर से पास आते हैं, एक दूसरों की कमियां हैं, फिर से झटका देते हैं। ऐसा आंदोलन करते रहते हैं। कितने लोग संबंध में आंदोलन करते रहते हैं? दूर जाना पास आना, ऐसा बनता रहता है। क्यों दीदी? नहीं बनता? स्थिरता, अरे वाह, अब तो बढ़िया। दूर जाना पास आना, कभी ये अच्छे लगते हैं पास आ गए, कभी ये खराब लगते हैं दूर चले गए, है या नहीं है? ऐसा दूर आना पास आना ऐसा चलता रहता है। इसके मूल में हमारे में उनके साथ क्या जो समाधान है जीने का, ये हमको पता नहीं चलता। साथ आना भी समस्याग्रस्त लगते हैं, दूर जाना भी समस्या लगती है, पास आना भी समस्या लगती है। वो समझ में नहीं आता कि जिए तो कैसे जिए। तो सारी जो मूवीज बनाती है ना, वो हीरो हीरोइन के शादी होने तक का दिखाती है, शादी होने के बाद का नहीं दिखाती। शादी होने के बाद का मामला घर घर में पता है, तो सारा प्रयास होता है, एक लड़का है एक लड़की है और वो प्यार करते हैं, विलेन है जो उनको शादी नहीं होने देता है, और पूरा कहानी उसी के पीछे बनता है। फाइनली हीरो हीरोइन जो है उनकी शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वहीं तक तो ठीक है, दुल्हा दुल्हन की शादी तक तो हैप्पी हैप्पी रहता ही है। मेन मामला तो उसके बाद निकलता है।
हाँ है ना। तो हमारे में साथ जो जीना है, उस जीने का क्या समाधान है, क्या तरीका है, हमको ये नहीं पता। या तो मोहवश हम बहुत पास आते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की कमियों को झेल भी नहीं पाते, एक दूसरे की कमियों को झेल भी नहीं पाते हैं, तो बहुत दूर हो जाते हैं। जब बहुत दूर होते हैं, थोड़े समय बाद जो है वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर से पास आते हैं। ऐसा दूर जाना पास आना बनता रहता है। क्या लगता है? अभी भाव अच्छे उमड़ रहे हैं, जाएंगे देवरानी के पास होने के लिए, समझ में आया? फिर देवरानी कुछ करेगी, फिर से झटका लगेगा, आप दूर जाएंगी, वापस फिर से यहां आएंगे, फिर लगेगा नहीं 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 अच्छे से जीना है, फिर पास जाएंगे, फिर दूर जाएंगे। यही हमारी स्थिति है। हाँ, मोह कहे जो भी कहें, हमको जीने का तरीका नहीं पता। मानव के साथ जीने का तरीका नहीं पता, मानव के साथ जीने का तरीका नहीं पता। यही मेरी समस्या है। शुरुआत करेंगे किसी को बहुत अपना मान करके, थोड़े समय बाद वो कुछ गड़बड़ी करेगा, फिर झटका लगेगा, बहुत दूर चले जाएंगे। दूर जाना भी नहीं अच्छा लगता है, पास आना भी अच्छा नहीं लगता है। क्या किया जाए? यही ना समस्या है। तो ये मेरी समस्या है कि क्या उनके साथ अच्छी निश्चित दूरी में जीना है, ये हमको नहीं पता। ये मेरी समस्या है ना, कि किस अच्छी निश्चित दूरी में उनके साथ निर्वाह होना है। वो अच्छी निश्चित दूरी क्या है वो हमको नहीं पता। या तो उस अच्छी निश्चित दूरी से हम पास आ जाते हैं, या उससे बहुत दूर चले जाते हैं। बच्चों के साथ थोड़े समय बाद जब हम उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो बच्चे को खराब लगने लगता है, चिड़चिड़ाने लगते हैं। उनको लगता है कि जो एक दूरी, अच्छी निश्चित दूरी है, उससे आप ज्यादा निकट आ रहे हैं, उस अच्छी निश्चित दूरी से ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनको लगता है कि इन चीजों पे आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो आपको झटका देते हैं, आप दूर जाते हैं। जब झटका देते हैं, आपको तकलीफ होती है, मैं तो इसको इतना अपना मानते हूं, उसके बाद भी ये मेरे को ऐसा झटका दिया, आप मन से दूर हो जाते हैं। मन से दूर होते रहा नहीं जाता। बेटा है, बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया है, रहा नहीं जाता, मोहवश फिर से पास आते हैं। यही चलता है ना, यही चलता है। मोहवश हम उसके साथ जो अच्छी निश्चित दूरी है उसको नहीं पहचान पाते। पति पत्नी में भी यही होता है। जब झगड़ा होता है हमारे ही घर में, पत्नी गुमसुम होकर के कहीं और चली जाती है, मैं कहीं और बैठा रहता हूं, एक अच्छी निश्चित दूरी से ज्यादा दूरी को मेंटेन करता हूं। फिर जैसे ही थोड़ा रहा नहीं जाता है, कैसे इतनी अच्छी दूरी से, इतनी दूरी में रहा नहीं जाता, फिर आते हैं, फिर प्यार होता है, फिर बहुत नजदीकियां आती हैं, फिर लगता है हमको एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार है, कितना प्यार है हम दोनों के बीच में लगता है अब प्यार हो गया, लगता है कि अब प्यार हो गया। दोनों बात करते हैं, लगता है अब हम दोनों के बीच में खूब अच्छा प्यार हो गया है। हाँ, खूब अच्छा प्यार हो गया लगता है। फिर 2 दिन बाद फिर झटका होता है, ये सारा प्यार मोहब्बत पता नहीं फिर से कहां चला जाता है। होते रहता है कि नहीं होते रहता है? होते रहता है कि नहीं होते रहता है? क्यों दीदी? कभी हाँ, फिर क्लोजअप टेस्ट यूज कीजिए पास आने के लिए। 50 क्या है बेटे से, क्लोजअप टेस्ट यूज कीजिए पास आने। सांसों में ताजगी लाते, दूरियां जो है वो नजदीकियों में बदल दे। कुल मिलाकर के जीने की कला ना आना ही मेरी समस्या है। जीने की कला क्यों नहीं आ रही है? हम में समझदारी नहीं है।
कुल मिलाकर के सारी समस्या का रूट है मेरे में समझदारी का अभाव। कोई समस्या नहीं है, एकमात्र समस्या है मुझ में समझदारी का अभाव ही मेरी समस्या है। इसमें कितने लोग एग्री करते हैं? मुझ में समझदारी का अभाव ही मेरी समस्या है। मेरी बहू, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे मित्र, मेरे बॉस, कोई भी मेरी समस्या के कारण नहीं है। मुझ में जो समझदारी का अभाव है यही मेरी समस्या है। पति समस्या के कारण नहीं है, आप में समझदारी का अभाव ही आपका समस्या है। यदि हम में समझदारी है, समस्या है ही नहीं। कितना स्पष्ट है? अभी अच्छा लगता है ना, ठीक लग रहा है ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला है? ज्यादा देर टिकने वाला है? नहीं टिकने वाला है। क्यों नहीं टिकने वाला? जब हमको ये ठीक लग गया तो क्यों नहीं टिकने वाला? क्यों नहीं टिकने वाला? समझ में आ गया मेरी समस्या का कारण मैं स्वयं हूं, है ना, कोई और नहीं है। तो क्या कोई दूसरा हमको दुखी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा कोई हमको दुखी, अभी तो लग रहा है कि कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अब मेरे को, कितने लोगों को लगता है अब कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है? कितने लोगों को लगता है अब कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता? सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। शिविर से निकल के जाने दीजिए, जाइए घर, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। 2-4-5 दिनों की बात है। अरे मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मैं आपको जो बता रहा हूं आप तो जो मेरे पर अप्लाई हो रहा है वही आप पर भी तो अप्लाई होगा ना। जो मेरे ऊपर अप्लाई होता है वही आप पर भी अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? आप में जो अभी ये तर्क बन रहे हैं, जो ये विचार बन रहे हैं, वो स्थिर नहीं हुए। ये विचार स्थिर नहीं हुए हैं। अभी इस वातावरण के कारण ये विचार बने हुए हैं। आप यहां से बाहर जाएंगे, ये सारे विचार जो है विस्मृत हो जाएंगे। ये सारे विचार क्या हो जाएंगे? विस्मृत हो जाएंगे। तो ऐसे विचार को स्थिर करने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। पहले बोलते थे ना, कोई भी गुरु के पास क्या करे, ये लो जाके जाप करो, राम 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 जाप करते रहो, पूरे दिन जाप करते रहो। अब हमको पूरे दिन क्या जाप करते रहना है? क्या जाप करते रहना है? निर्विरोधता के भाव में जीना ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है, विश्वास के साथ जीना ही सुख है, अविश्वास के साथ ही जीना दुख है। बारंबार स्मरण, बारंबार स्मरण। जो यहां अभी हो रहा है इसको बारंबार स्मरण, यही आपके लिए क्या है? वो मैंने आपको मंत्र दिया जिसको आपको हर दिन निरंतर जाप करना है। क्या जाप करते रहना है? निर्विरोधता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है। जब भी दुख हो बारंबार निर्विरोधता ही सुख है, निर्विरोधता ही सुख है, निर्विरोधता ही सुख है, निर्विरोधता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है। ये आप लोगों के लिए मंत्र जाप है। करते रहिए। मैं मंत्र जाप करता रहता हूं। कैसे करता रहता हूं? बोल बोल के। कितनी बार बोल दिया ना निर्विरोधता ही, क्या कर रहा हूं? मंत्र जाप कर रहा हूं अपने लिए, मेरे पर काम करता है। भाई किस विधि से मंत्र जाप कर रहा हूं? दूसरों को बोल करके मंत्र जाप कर रहा हूं। निर्विरोधता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है, विश्वास के भाव में जीना ही सुख है, अविश्वास के भाव में जीना ही दुख है। बारंबार के किसी की चाहना गलत नहीं होती। हर मानव की चाहना क्या है? दूसरों को सुखी करने की ही है। योग्यता का अभाव है तो किसी की चाहना पर डाउट नहीं होना है। तो चाहना पे डाउट नहीं है तो उसमें अविश्वास की संभावना ही नहीं है। यदि चाहना अच्छी है तो विश्वास होगा या अविश्वास होगा? क्या लगता है? यदि हमारे को हर एक की चाहना के बारे में पता है कि हर आदमी जो भी कर रहा है वो खुद के सुखी होने के लिए और दूसरों के सुखी होने के लिए ही करना चाहता है, कर नहीं पा रहा। यदि ऐसा हमारा चाहना पर हर मानव को लेके बना हुआ है तो वो क्या है? निर्विरोधिता बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा। चोर आपके घर में चोरी भी किया तो क्या किया? आपको दुखी करने के लिए किया क्या? नहीं, है ना? वो आपको दुखी करने के लिए नहीं किया, वो खुद के सुखी होने के लिए किया। वो उसकी योग्यता नहीं है आपको सुखी करने के लिए, इसीलिए किया। आपको दुखी नहीं करना चाहता। कई ऐसे सारे आए हैं स्टोरी भी, है ना, कि कोई चोर कहीं चोरी करने गया और वहां पर उसने देखा कि भाई कोई अपंग आदमी है। जब चोर आया तो वो ऐसा जा करके
उसके साथ बोलने गया, भाई ऐसा है, मेरे पास कुछ नहीं है, कैसा है? वो उल्टा वो चोर इतना और उसको वो आ गया कि वो अपना उसका सामान तो छोड़ के गया ही, अपना भी सामान छोड़ के गया, पैसा छोड़ के। होता है ना ऐसा स्टोरी, ऐसे स्टोरियां भी आती हैं। वो जानबूझ करके नहीं करता, कोई भी आदमी गलती जानबूझ करके नहीं करता है। यदि ऐसे विचार हमारे में बारंबार बने रहेंगे तो हमारे में निर्विरोधिता का भाव रहेगा। निर्विरोधिता का भाव होगा तो हम सुखी ही रहेंगे, हम समाधानित ही रहेंगे। तो बारंबार इस सूत्र का स्मरण करते रहना। ऑल इज वेल सिर्फ ऐसे, उसके लिए तर्क, क्यों ऑल इज वेल है? क्यों ऑल इज वेल है? मूलतः अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। क्यों ऑल इज वेल है? मूलतः अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। अस्तित्व किस स्वरूप में है? सहअस्तित्व है। अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। अस्तित्व में संघर्ष नहीं, पूरकता है। अस्तित्व में संघर्ष नहीं, पूरकता ही पूरकता है। इसके प्रमाण में ये तीनों अवस्थाएं हैं। अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, अस्तित्व में संघर्ष नहीं, पूरकता है। अस्तित्व में संघर्ष नहीं, पूरकता है। ये तीनों अवस्थाओं में दिखते हैं। मानव जो है ये भ्रमित हो गया है, उसको लगता है अस्तित्व में संघर्ष है। मानव को हटा करके देखे तो अस्तित्व में संघर्ष दिखता है या पूरकता दिखता है? पूरकता ही पूरकता दिखता है। तो इसको स्मरण किया जाए, क्या अस्तित्व जो है सहअस्तित्व स्वरूप है, अस्तित्व में संघर्ष नहीं है, अस्तित्व में पूरकता ही पूरकता है। तो हमारे को भी क्या होना है? हर आदमी के लिए पूरक होना है। तो अस्तित्व सहअस्तित्व है, अस्तित्व में पूरकता ही पूरकता है। तो मेरे जीने का स्वरूप कैसा होगा? पूरकता ही होगा। मैं आपके लिए क्या होगा? पूरक ही होगा। मैं हर आदमी के लिए क्या होगा? पूरक ही होगा। क्यों? अस्तित्व का डिजाइन ही यही है। अस्तित्व का डिजाइन ही यही है। अस्तित्व में मानव के जीने का क्या डिजाइन है? पूरकता ही है मानव के जीने का डिजाइन। आज नहीं तो कल इस धरती पर भी ये पूरकता होनी ही है। अभी नहीं दिखता है, आज नहीं तो कल इस धरती पे ये पूरकता प्रमाणित होके रहेगी। बचेगा। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मानव जो है ये इसको समझेगा ही। आपको समझ में आता है ना? आपको समझ में आता है? जितने लोगों से बातचीत होती है सबको समझ में आता है। क्या लगता है ये किसी भी देश के लोगों के साथ जब ये बात किया जाएगा उसको नकारेंगे क्या? किसी भी देश के लोगों के साथ बात किया जाए वो नकारेंगे क्या? नहीं नकार सकते। ये वस्तु ऐसी है, इसको कोई नहीं नकार सकता। ये कैसे हर घर घर पहुंच जाए, हर देश पहुंच जाए, अपने आप ही ये सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। ये सहअस्तित्व के प्रकटन के क्रम में ही नागराज जी का इस धरती पर आना हुआ। उनके माध्यम से ये सहअस्तित्व जो है वो प्रकट हुआ है। अब ये हर आदमी तक पहुंच करके रहेगा, रुकने वाला नहीं है। ये अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, ये घर घर पहुंचना ही है, पहुंचेगा ही। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? पहले खुद से शुरुआत करें कि हमको संघर्ष करना है या सहअस्तित्व में जीना है। किस में जीना है? जीना है या संघर्ष में करना है? बस इस सहअस्तित्व का स्मरण करके बारंबार उस पूरकता को ध्यान में रखते हुए इस निर्विरोध, पूरकता है तो विरोध कहा, पूरकता है तो विरोधिता के भाव में जिएंगे, हम सुखी रहेंगे। तो क्या हमने मंत्र आपको दे दिया जाप करने के लिए? क्या मंत्र में दिया जाप करने के लिए? निर्विरोधिता ही सुख है। जब भी किसी मां के प्रति विरोध का भाव आए उसी समय स्मरण में लाना है, निर्विरोधिता ही सुख है, विरोध का भाव ही दुख है। जैसे स्मरण में आएगा आपको दिख जाएगा मैं परेशान क्यों हो रही हूं, क्योंकि मेरा मां के प्रति विरोध का भाव आ रहा है, यही मेरे को परेशान कर रहा है। जैसे ही ध्यान जाएगा वो रुक जाएगा। जैसे ही ध्यान जाएगा मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मुझमें इनके प्रति विरोध का भाव आ रहा है, वो ध्यान जाने के साथ ही वो रुक जाएगा।
अभी ध्यान नहीं जाता, स्मरण में नहीं रहता, स्मरण में नहीं रहता, विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए उसका दिन रात मंत्र जाप करते रहना है। निर्विरोधता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है। इसको जितना हम स्मरण करते रहेंगे, हमारा लोगों के साथ जीना उतना आसान होता जाएगा। इसको मैं करता हूं, 15 सालों से कर रहा हूं, मुझ में बहुत आराम आया है। आप इसको करके देखिए, आप इसको करके देखिए, बार इसका भाई बताते हैं ना कि क्या दिया गया, क्या जाप करने के लिए, जाप करने के लिए क्या दिया गया, विचार में ये दिया गया, भाषा में नहीं, विचारों में बारंबार। क्या विचारों में? कि निर्विरोधता ही सुख है, निर्विरोधता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है। इसको स्मरण करते रहिए। जब भी किसी के प्रति इरिटेशन आएगा, अब काम करेंगे, बॉस कुछ करेगा, तुरंत याद कीजिए विरोध का भाव ही दुख है। वो तुरंत क्लिक करेगा, देखो मेरे में बॉस के प्रति विरोध का भाव आ रहा है, इसलिए मैं परेशान हो रही हूं। जैसे ही ध्यान जाएगा, वो विरोध का भाव क्या होगा, समन होने लगेगा। जैसे ही ध्यान जाएगा ना, वो विरोध का भाव कम होने लगेगा, अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस का मतलब साथ साथ होना। कोएग्जिस्टेंस का मतलब साथ साथ होना। क्या सुंदर दिखता है, क्या सुंदर अस्तित्व में व्यवस्था दिखती है। आप बड़े से बड़े व्यवस्था को देख लें, बड़े से बड़े व्यवस्था, ये जो अपने प्लेनेट है, सन है, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, वो सब मिलकर के क्या बनाए हुए हैं, एक व्यवस्था बनाए हुए हैं ना। कब से ये व्यवस्था बनी हुई है ना। मानव बेकार का परेशान होते रहता है कि कोई ये धूमकेतु आ रहा है और इस धरती को नष्ट कर देगा। अरे करोड़ों खरबों साल से है ये धरती, नष्ट नहीं हुआ। अब ये मानव को जब से टेक्नोलॉजी आई 100-200 सालों में, धरती नष्ट हो जाएगी, ये धरती नष्ट हो जाएगी, ये धरती, अरे करोड़ों साल से नष्ट नहीं हुई। करोड़ों साल से नष्ट हुई है क्या? मानव क्या दूरबीन लगा लिया, अरे यार नष्ट करने आ रहा है, इस धरती को नष्ट करने आ रहा है। क्या मतलब? 100-200 सालों में नष्ट करने आ गया, करोड़ों साल से ये धरती बनी हुई नष्ट नहीं हुआ। तो ये पूरा सोलर सिस्टम देखेंगे, एक व्यवस्था है। ऐसे अनेक सोलर सिस्टम मिलकर के क्या बना रहे हैं, मिल्की वे बना रहे हैं। इतने असंख्य तारे दिखते हैं, क्या ये सब एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं या सब मिलकर के व्यवस्था में है? ये बॉडी में कितने असंख्य सेल होंगे, वो सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, व्यवस्था बनाए हुए। क्या सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। इतने सेल को यदि हमको व्यवस्था में बनाना हो तो कितना तकलीफदायक है ना। एक एटम को देखें तो वो व्यवस्था में दिखता है। कोई घर्षण है क्या? बीच में मैं हूं, ये रहेगा, तुम बहुत देर तक बीच में नाच लिए, है ना, बीच में रह लिया और मैं नाच लिया, अब तुम आओ इधर, मैं इधर आऊंगा। ऐसा चलता है? ऐसा घर्षण क्या? ऐसा घर्षण चलता है क्या कि बहुत देर तक तुम बीच में रहे और मैं घूमता रहा, अब तुम आओ? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहीं रहने दो। घर्षण चलता है क्या? नहीं, व्यवस्था है ना। एटम देखेंगे, व्यवस्था है। ऐसे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, वो व्यवस्था है। ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो भी व्यवस्था है। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। इसको फिर से सुना जाए, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। ठीक है। तो जैसे हम एटम को देखें, एटम अपने व्यवस्था में है ना। एटम एक व्यवस्था है ना, है या नहीं है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब व्यवस्था है ना अपने में।
ऐसी व्यवस्था में रहते हुए वो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार होता है कि नहीं होता है? एटम से ही तो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है। जब मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो एटम व्यवस्था में है या नहीं है? तभी तो आप पानी को क्या बोलते हो? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के H2O मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो जब वो बड़ी व्यवस्था बन रही है, उसमें से छोटी व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन अपनी व्यवस्था में बना हुआ है, ऑक्सीजन अपनी व्यवस्था में बना हुआ है, ये व्यवस्था में रहते हुए अपने से बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। ऐसे H2O मॉलिक्यूल्स मिल करके पानी बना रहे हैं। ऐसे H2O मॉलिक्यूल्स मिल करके उससे बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं जिसको पानी कह रहे हैं। ऐसे पानी और कई तरह के वनस्पतियां मिल करके उससे बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें मिल करके ये धरती बना रहे हैं। धरती अपने आप में एक व्यवस्था है। ऐसी धरती दूसरे धरतियों के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बना रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सोलर सिस्टम बोल रहे हैं। ऐसे अनेक सोलर सिस्टम मिलकर के कुछ और बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं जिसको हम मिल्की वे कर रहे हैं। तो व्यवस्था देखें, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो अब मानव की बात आती है, मानव की बात आती है तो मानव भी क्या करेगा? स्वयं में व्यवस्था हो करके अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार होगा। इतना ही काम है। अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, इसका मतलब हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो मानव क्या करेगा? मानव स्वयं में व्यवस्था हो और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार हो, जिसको परिवार कह रहे हैं। परिवार स्वयं में व्यवस्था हो, उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदार हो, जिसको समाज कह रहे हैं। हाँ है ना? मानव स्वयं में व्यवस्था हो और उससे बड़ी व्यवस्था में जब भागीदार होगा तो वो क्या होगा? परिवार होगा। व्यवस्था में रहते हुए उससे बड़ी व्यवस्था बनाएगा, उसको क्या नाम देंगे? परिवार। परिवार व्यवस्था में रहते हुए उससे बड़ी व्यवस्था बनाएगा, उसका क्या नाम होगा? समाज। समाज व्यवस्था में रहते हुए उससे बड़ी व्यवस्था बनाएगा जिसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र व्यवस्था में रहते हुए उससे बड़ी व्यवस्था बनाएगा जिसका नाम होगा अंतरराष्ट्र। ऐसे पूरे धरती पे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनेगी। अखंड समाज व्यवस्था, कोई वहां पर क्या है? खंड विखंड नहीं है। छोटी व्यवस्था मानव व्यवस्था, उस व्यवस्था से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्र, ऐसी व्यवस्था बनेगी। क्योंकि अभी हो क्या गया है? मानव स्वयं में व्यवस्था को पहचाना नहीं है तो परिवार में व्यवस्था में जीना आया नहीं। अभी परिवार में हम एक छत के नीचे रहते हैं, व्यवस्था में नहीं जीते। परिवार में हम व्यवस्था में जीते नहीं हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, कुछ अपने एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। परिवार जो है एक छत के नीचे जीने की जगह है, ना कि व्यवस्था में जीने की जगह है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव स्वयं में व्यवस्था को नहीं पहचान पाया। तो मानव स्वयं में व्यवस्था को पहचानेगा तो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार होगा, जिसको परिवार कह रहे हैं। परिवार में जब सभी व्यवस्था में जीने लगेंगे, सभी मानव परिवार में जीने लगेंगे व्यवस्था में, तो वो परिवार अपने से बड़े जो इकाई है समाज, उसमें भागीदार होगा। फिर समाज में व्यवस्था होगी तो वो उससे अपने बड़ी व्यवस्था में भागीदार होगा, जिसको राष्ट्र कह रहे हैं। हाँ या ना? अभी नाम के रूप में है ये एक, क्या नाम है? भारत देश। ये भारत देश कहने को तो देश है, क्या ये देश, ये राष्ट्र में व्यवस्था है? कुछ एक लेवल की है, वैसी व्यवस्था तो नहीं है। ये जो देश है दूसरे देश के साथ व्यवस्था तो बना रहा है, लेकिन वो व्यवस्था किस चीज का है? एक दूसरे से अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का, एक दूसरे से भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का। हम तेल लेंगे, चावल देंगे, गेहूं देंगे, यही चल रहा है ना? किसी से हम कुछ ले रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, बस इतना है। ज्ञान का, समझ का कोई वहां पर एक्सचेंज नहीं है। तो राष्ट्र राज्य के बीच में पूरकता किस चीज की है?
यही भौतिक सुविधाओं की है। कोई समझ का एक्सचेंज नहीं है, कोई संबंध का एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? भौतिक का आदान प्रदान है। यही समाज में देखने जाएंगे, एक परिवार दूसरे परिवार के बीच में सिर्फ भौतिकता का आदान प्रदान है, कोई संबंधों का, समझ का आदान प्रदान नहीं है। क्या भौतिकता का आदान प्रदान है? कोई परिवार कुछ उपजा रहा है और वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ रहा है, वो मार्केट में आ रहा है, मार्केट से हम ले रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, तो भौतिकता का ही सारा जो है एक्सचेंज बना हुआ है। तो जो व्यवस्था है वो सारी भौतिकता का है, ज्ञान का, संबंध का, समझ का नहीं है। यदि इसी के साथ व्यवस्था का पूरा स्वरूप समझ में आ जाए, व्यवस्था का पूरा स्वरूप समझ में आ जाए, तो सबसे पहले तो वो परिवार में ही व्यवस्था को प्रमाणित करेगा। आप परिवार व्यवस्था में प्रमाणित कर, आपके परिवार में यदि सभी व्यवस्थित हो गए, हर मानव जो है स्वयं व्यवस्था को समझ लेगा, आपका परिवार व्यवस्था में जीने लगेगा। ऐसा परिवार जो व्यवस्था में जिएगा वो उससे बड़े व्यवस्था में भागीदारी करेगा। अभी आप लोग भी क्या प्रयास कर रहे हैं? आप लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके परिवार से ज्यादा जो लोग हैं सभी व्यवस्था को पहचान लेंगे तो उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करेंगे। आप समाज के लिए अब भागीदारी करने लगेंगे, क्योंकि जब तक ये परिवार स्वयं व्यवस्था में नहीं जिएगा, समाज व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर सकता है। इसलिए पहला तो व्यवस्था में जीने का स्वरूप बनता है परिवार में ही, और परिवार में व्यवस्था में जीने के स्वरूप से पहले बनता है मानव स्वयं में व्यवस्था को पहचाने। मानव स्वयं में व्यवस्था को नहीं पहचानेगा तो वो परिवार में व्यवस्था में नहीं जी पाएगा। दिक्कत हो रही है भैया? परिवार व्यवस्था में जीने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही है दिक्कत? क्योंकि हम स्वयं में व्यवस्था को नहीं पहचान पा रहे हैं। कितने लोगों को परिवार व्यवस्था में जीने में दिक्कत हो रही है? ठीक से हाथ खड़ा करें। क्यों नहीं जी पा रहे हैं? रूट में स्वयं में व्यवस्था को नहीं पहचान रहे। हाँ है ना? यदि समाज में यदि व्यवस्था को पहचान लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम प्रकृति में व्यवस्था को पहचान लेंगे। क्या प्रकृति में व्यवस्था को पहचान पाया? नहीं पहचान पाए। प्रकृति में व्यवस्था को पहचान पाए हैं? नहीं पहचान पाए हैं। रोक दीजिएगा भैया थोड़ा सा। इसमें कल ही मुझे पता चला, बोलता हूं सरकार के विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। विरोध जो है वो विरोध करके कोई समाधान नहीं निकलता। इसलिए बोलता हूं कि कोई जरूरत नहीं है। अब हमका विरोध करके तो नहीं, बहुत लोगों ने विरोध किया होगा इसका, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। समाधान यही दिखता है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। समाधान यही दिखता है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। यदि हमको चेतना विकास यदि हमारा हुआ, हम ऐसा सोचते हैं कि प्रकृति के साथ व्यवस्था में जीना चाहिए, तो जो वो कर रहे हैं उनको भी यदि ये समझ में आ जाए कि ये धरती जो है वो व्यवस्था में होगी, तभी हम यहाँ जी पाएंगे, वो अपने आप प्रकृति में व्यवस्था के लिए सोचेंगे। अभी क्या होता है, मानव क्या सोचता है, हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, उस पैसे के लिए हमको जो करना पड़े हम करने को तैयार है। तो ना तो वो समाज में व्यवस्था को पहचानता है, ना ही प्रकृति में व्यवस्था को पहचानता है, ना ही अस्तित्व में व्यवस्था को पहचानता है। तो कुल मिलाकर के हमारा सारा काम जो हो गया, ये जो समझदारी बराबर सुख लिखा है, ना समझी बराबर दुख लिखा है, समझने का क्या मतलब हुआ?
समझने का मतलब है व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही सुख है। समझने का मतलब व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना ही सुख है। व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना ही सुख है। व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही सुख है। व्यवस्था बराबर सुख, अव्यवस्था बराबर दुख। व्यवस्था बराबर सुख, अव्यवस्था बराबर दुख। जैसे शरीर एक व्यवस्था है, इस शरीर व्यवस्था में कहीं पर भी अव्यवस्था होती है, उसका हमको पता चलता है शारीरिक कष्ट के रूप में। शरीर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहीं पर भी अव्यवस्था होती है, उसका हमको पता चलता है, जिसको हम शारीरिक कष्ट बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो मानव है, मानव में जब अव्यवस्था होता है, मानव में तो शरीर और जीवन दोनों आ गया, तो मानव में दो भाग है। जब शरीर में कष्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं शारीरिक कष्ट। तो शरीर में अव्यवस्था होने से भी दुख होता है, उसका नाम है शारीरिक कष्ट। और जीवन में अव्यवस्था होने से भी दुख होता है, जिसको बोलते हैं मानसिक कष्ट। तो दोनों जगह है, शरीर में होने से शारीरिक कष्ट और जीवन में होने से मानसिक कष्ट। फिर परिवार में अव्यवस्था होने से संबंधों का कष्ट। परिवार में अव्यवस्था होने से संबंधों का कष्ट। समाज में अव्यवस्था होने से अनेक तरीके के सामाजिक कष्ट होने लगते हैं, सामाजिक पीड़ा है ना। प्रकृति में अव्यवस्था होने से भी हम परेशान होते हैं। अब गर्मी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, बारिश हो रही है, परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो हमारा जीने का स्तर क्या क्या है, हम कहां कहां जीते हैं? कौन कौन सी जगह पर किस किस व्यवस्था में हम जीते हैं? सबसे पहला स्वयं में व्यवस्था। सबसे पहला स्वयं में व्यवस्था को पहचानना। सबसे पहला काम कहां शुरुआत करें, परिवार में व्यवस्था से या स्वयं में व्यवस्था से? उसके बाद परिवार में व्यवस्था, फिर समाज में व्यवस्था, फिर समाज का ही बृहद स्वरूप राष्ट्र अंतरराष्ट्र है। समाज का ही बृहद स्वरूप राष्ट्र अंतरराष्ट्र है। फिर उसके बाद बोले शेष मानव को छोड़ करके जो शेष प्रकृति है, उसके साथ व्यवस्था। तो इन चारों को मिला करके हम क्या नाम देंगे? प्रकृति। क्या नाम दे दिया? प्रकृति में व्यवस्था। और इससे ऊपर उठ गए तो पूरे अस्तित्व में व्यवस्था। प्रकृति से विशाल, प्रकृति तो अभी इस धरती के संदर्भ में हुई, ऐसे अनंत धरतियों को मिला करके अस्तित्व बना हुआ है। तो एक डाउट है, जैसे
कोई इकाई अपने में व्यवस्था है और वो अपने से बड़े व्यवस्था में भागीदारी है, ये बोले। तो ऐसे आगे जाते जाते कहीं ना कहीं कोई सबसे बड़ा व्यवस्था है, वो किस व्यवस्था में भागीदारी जो है? उससे कोई सबसे बड़ी व्यवस्था है अस्तित्व, उससे तो- बड़ी कोई हाँ। व्यवस्था नहीं है। अस्तित्व फिर किसी दूसरे में नहीं, नहीं, मतलब सबसे- उसका अंत अस्तित्व है, अस्तित्व, इसका इस हायरार्की का अस्तित्व अंत है। सबसे बड़ी व्यवस्था अस्तित्व जो है, जिसको बोल रहे हैं अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, उससे बड़ी व्यवस्था है ही नहीं। सबसे छोटी व्यवस्था, सबसे छोटी व्यवस्था यदि हम देखने जाए तो परमाणु, गठन पूर्ण परमाणु जीवन के रूप में और जड़ में गठनशील परमाणु। तो सबसे छोटी व्यवस्था कहने जाएंगे तो परमाणु, चाहे जड़ के संदर्भ में कहें या चैतन्य के संदर्भ में। सबसे छोटी व्यवस्था परमाणु, सबसे बड़ी व्यवस्था संपूर्ण अस्तित्व। और हर लेवल पर व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। ये सोलर सिस्टम किसी ने बनाया है या बना हुआ है? क्या सुंदर बना हुआ है ना। ऐसे ये सोलर सिस्टम दूसरे सोलर सिस्टम के साथ मिलकर के एक बड़ी व्यवस्था बनाए हुए है ना। ऐसे अनेक जो आकाश गंगा मिलके एक ब्रह्मांड बना हुआ है, ब्रह्मांड, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड। क्या बात है, कहीं कोई टकरा नहीं रहा है, कोई घर्षण नहीं, व्यवस्था ही व्यवस्था है। इसीलिए कह रहे हैं अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व स्वरूप है, अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। तो कुल मिलाकर के जो समझना बराबर सुख लिखा है, समझने का क्या मतलब है? हम स्वयं के स्तर से पूरे अस्तित्व तक व्यवस्था को समझ लें, इससे ज्यादा जीने का कोई जगह है क्या? न्यूनतम हम कहां जिएंगे? स्वयं के स्तर पर। न्यूनतम हम कहां जिएंगे? स्वयं के। अधिकतम कहां जिएंगे? अधिकतम अस्तित्व। तो स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व तक व्यवस्था को समझ लिया, व्यवस्था में जी लिया, हर क्षण सुखी होंगे कि नहीं होंगे? हर क्षण सुखी होंगे कि नहीं होंगे? मेरे जीने की जो जो जगह है स्वयं के स्तर पर, कई बार होता है ना, अकेले में बढ़िया एसी कमरा है, खूब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अपने विचारों में ही उलझे हुए हैं, तो सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो स्वयं के स्तर से लेकर के जो परिवार, फिर समाज, फिर प्रकृति और फिर अस्तित्व, इस हर एक स्तर पे व्यवस्था को समझ लिया, व्यवस्था में जी लिया, तो क्या होगा? सुखी होंगे कि दुखी होंगे? अभी मानव प्रकृति में व्यवस्था को पहचान पा रहा है क्या? नहीं पहचान पा रहा है। स्वयं को नहीं पहचान पाया तो प्रकृति में व्यवस्था को कैसे पहचानेगा? तो अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उसको प्रकृति में व्यवस्था को पहचानने की कोशिश करा रहे हैं। प्रकृति में व्यवस्था को पहचानो, पहचान में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? स्वयं में व्यवस्था को पहचाने बिना वो कहां से प्रकृति में व्यवस्था को पहचानेगा? पहचानेगा क्या? तो प्रकृति में व्यवस्था को पहचानो पहचानो पहचानो, पहचान ही नहीं पा रहा है। तो पहचानने की पूरी सीमा है स्वयं में व्यवस्था से लेकर के पूरे अस्तित्व में व्यवस्था तक को पहचानना पड़ेगा। अध्ययन की वस्तु कितनी हो गई? स्वयं से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व ही अध्ययन की वस्तु है। और कुछ बचा हुआ है जो इसमें नहीं आया है? कोई ऐसी चीज है? सब आ गया। इन सारे चीजों को समझ लिया, क्या लगता है हमारा उसके बाद भी दुखी होना होगा क्या? उसके बाद भी दुखी होना होगा? इसका मतलब समझ में नहीं आया है। इसका मतलब समझ में नहीं आया है। यदि हम हर स्तर पे व्यवस्था को समझ लिए हैं, उसके बाद हमसे गलतियां होंगी नहीं, गलतियां नहीं होंगी, तो हम दुखी कैसे होंगे? थोड़ा इसको ठीक से देखना पड़ेगा। हाँ, माइक दे दे। मैं अपनी बात को वहाँ से प्रकृति की अवस्था से चालू करना चाहता हूँ। आपने बताया कि
जीव अवस्था, प्राण अवस्था, ज्ञान अवस्था। एक ज्ञान अवस्था में मानव ही एक ऐसी अवस्था है, बाकी तीनों अवस्थाओं में आदान प्रदान हो रही है, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन हमारी मानव व्यवस्था में मानव केवल आदान कर रहा है, प्रदान दूसरी अवस्थाओं में नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, मानव आज जिस तरीका से व्यवहार कर रहा है वो पूरी मानव जाति की संहारक अवस्था को पहुंचने जा रही है। आज किसान अन्न उगा रहा है, लेकिन आज दिनों दिन हम महसूस करते हैं अन्न जहरीला होता जा रहा है। हम सब्जी भाजी जो बाजार में हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी सही चीज शुद्ध नहीं है। आज उसके कारण से हर आदमी की शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही। जिसको हम अच्छे अच्छे फल कहते हैं, मैं ये फल खाऊंगा, वो फल, आज वो फल भी पूरे केमिकल हैं। आज मनुष्य अपने स्वार्थवश या भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, ये आप जितने भी समस्या बोल रहे हाँ हैं जी, वो किस कारण से है? मानव को स्वयं से लेके समाज, प्रकृति में व्यवस्था समझ में नहीं आया, तभी ना ऐसा कर रहा है। तो आज सारा मानव इसी में लगा हुआ है साहब। क्योंकि सारा- अधिकांश वो तो अधिकांश क्या, सारा मानव ही ना समझ है। ना समझ है। इसमें हम क्या करें फिर? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जो कहें कि हम सुख कैसे प्राप्त करें, नहीं। तो भाई आज हम तो उसी समाज के भी एक अंग हैं। हाँ, तो आप यदि समझदार हो जाएंगे तो भी आप दुखी होंगे क्या? दुखी इसलिए होऊंगा कि आज जो समाज में जो व्यवहार चल रहा है, मैं भी उसका एक ये हूं। अच्छा, हम समझदार होंगे तो ना समझ आदमी से दुखी होंगे या उसकी ना समझी को समझदारी में बदलने के लिए प्रयास करेंगे? माँ अपने बच्चे से परेशान होते रहती है क्या? सुसु कर दिया, पोटी कर दिया, नहीं है। फिर मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ, एक दूसरी ये से मैं कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि जब तक संसार के सभी लोग समझदार नहीं हो जाएंगे मैं दुखी रहूंगा। यस, और यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा हूँ। और इस संसार को सब कुछ सुधारना, इसका मतलब फिर से हम वहीं पहुंच गए कि मैं जो दुखी होता हूं दूसरों की नासमझी वश होता हूं। फिर से हम वहीं पहुंच गए। मैं सुखी दुखी दूसरों की नासमझी वश होता हूं या मैं अपनी नासमझी से सुखी दुखी होता हूं। हम फिर से वही डिस्कशन पे पहुंच गए हैं। मैं वहीं पहुंचा हूं, इसलिए पहुंचा हूं। आज मैं समाज में जो व्यवहार में मैं देख रहा हूं, मैं एक जने अपनी समझ से चाहता हूं कि मैं सुखी हूं, लेकिन मेरे जो समाज की जो व्यवहार है वो उससे कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हूं। आप प्रभावित हैं, इसका लाभ ना समझें। मेरे पास मैं देखता हूं विकल्प है नहीं है, क्योंकि आप ना समझे इसलिए विकल्प नहीं है। हो सकता है आपकी ऐसे, क्योंकि मैंने जो जागृत मानव के साथ रहा उनको कभी कभी हमने परेशान होते हुए नहीं देखा, कभी किसी समस्या से जो है दुखी होते हुए नहीं देखा। उन्होंने समाधानित रहते हुए संसार को समाधान प्राप्त कराने में ही सहयोग किया। फिर समझदार हुए नहीं, फिर या तो समझदार हुए नहीं, मान लिए थे हुए नहीं, मान लिए थे हुए नहीं। होता ही है। अभी आज के दिन लगता ही है कि हम समझदार अब हो गए हैं। घर में जाएंगे, यही जीवन विद्या से सीख के आए हो, यही जीवन विद्या से सीख के आए हो, अब लीजिए, आपको और उखड़ जाएगा। यार पहले तो यार इतना था और मैं जीवन विद्या क्या नहीं कर लिया यार, अभी मेरा गर्दन ही दबाने पे लगे हुए हैं। तुम यही जीवन विद्या में सीख के आते हो, यही जीवन विद्या में सीख के आते हो। अब उसकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। सही बात है यार, आप गए समझदार बनने, समझदारी का प्रमाण कौन दिखाएगा? आप दिखाएंगे कि वो दिखाएगा? आप ना समझी दिखाते रहते हैं तो वो आपको पिंच करता रहता है। आप ना समझी दिखाते रहते तो वो पिंच करते रहता है। वो तो नहीं गया था समझदार बनने ना, आप गए थे समझदार बनने के लिए, तो दिखाओ समझदारी। हाँ नहीं, फंसे नहीं है ना, कोई फंसे नहीं है। हमको वो हमारी अक्षमता दिखा देते हैं। आप समझदार बनने गए हो, समझदार बने नहीं हो, ये हमको वो अपना आईना दिखा देते। ये परिवार वाले हमको अपना आईना दिखा रहे होते, हमको पिंच नहीं कर रहे होते।
जिस चीज को हम स्वीकारने को तैयार नहीं है, हमको लगता है हम समझदार हो गए, नहीं हो गए, हम चिढ़ रहे हैं मतलब हम ना समझ हैं, हमारे में विरोध का भाव आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं मतलब हम समझदार नहीं हुए हैं, हमें विरोध का भाव आ रहा है, हमको वो आईना दिखा रहे हैं। समझदारी का 7 दिन का क्लास कर जानने से आप समझदार नहीं हो गए, जाओ फिर से अध्ययन करने, है ना अंकल जी? वो हमारे को आईना दिखाते हैं, आपकी औकात क्या है, हमको अपनी औकात दिखा देते हैं। मेरी पत्नी मेरे को मेरी औकात दिखा देती है, मैं वापस शिविर लेने आ जाता हूं, आ जाता हूं समझने के लिए। देखिए ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं अपनी ही बात बोल रहा हूं, आप लोगों की बात में मैं अपनी ही बात बोल रहा हूं। क्या तकलीफ, क्यों जो है बड़ा बनने का कोशिश करना? भाई क्रम से समझदार होते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। 1 हफ्ते, 1 साल, 2 साल में हम समझदार हो गए ऐसा नहीं है, धीरे 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 प्रोग्रेस करते रहेंगे। यदि हम मान लिए कि मैं अब पूरा समझदार हो गया, देखो इतने लोग मेरे को समझदार मानते हैं, घर पहुंचते पत्नी निपटा देती है, फिर लगेंगे यार इतने लोग मेरे को समझदार मानते, यही एक बेवकूफ है जो मेरे को समझदार नहीं मान पा रही है। हाँ या ना? वो हमको सही आईना दिखाती है, आपके बोलने में आया है, जीने में नहीं आया है। वो हमको आईना दिखाती है, आपके बोलने में आया है, जीने में नहीं आया है, मैं उसको स्वीकारता हूं, है ना? अपना अधिमूल्यन कर लिया, अपना अभिमान में चले गए, अहंकार में चले गए, दुखी होते रहेंगे। एटीट्यूड जिसको बोल रहे थे ना भैया, अब हम एटीट्यूड में रहेंगे और फिर पत्नी को समझदार बनाने का प्रयास करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। फिर से जो गलती करते हैं वहीं पे पहुंच गए, समझदार हुए नहीं हैं, अपने को समझदार मान लिए। समझदार आदमी परेशान नहीं हो सकता, यदि परेशान है, समस्याग्रस्त है, तो वो समझदार नहीं हुआ है। ये मेरे को तो ठीक लगता है अंकल, मेरे लिए तो ठीक लगता है। यदि हम दुखी हो रहे हैं समाज के किसी, वही उसमें क्या लगता है, हम समाज को छोड़ दे, परिवार में ही गए और लोगों के साथ हम जो है परेशान होने लगे, क्या हो लगता है हम समझदार हुए हैं या नहीं हुए? मूल में हम ही समझदार नहीं हुए। समझदार आदमी किसी भी स्थिति परिस्थिति में संतुलन नहीं खोता, कभी दुखी नहीं होता है, मैं तो देखा हूं साथ में रहते हुए। ऐसे नहीं है कि कुछ गलतियां नहीं हो रही है, गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं, लेकिन समझदार आदमी मैं कभी हिलते डुलते नहीं देखा, एकदम स्थिर रहते हुए हर समय समाधानित है, उनके लिए समस्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको समाधान उपलब्ध है। समझदार आदमी किसी भी स्थिति परिस्थिति में परेशान नहीं होता है। समझदार आदमी बहुत मजेदार होता है ना? अभी हम समझदार मानते हैं, है नहीं, असली समझदारी अभी आई नहीं है। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं तो लगता है कि हम समझदार हो गए, होते नहीं है। पैसे थोड़े से कमा लेते हैं तो हमको लगता है हम समझदार हो गए, थोड़े अच्छे ऊपर पोस्ट पे चले गए, हमको लगता है हम समझदार हो गए। अभी देखिए ना, कोई भी घटना घटती है समाज में, हीरो हीरोइन से पूछा था इसमें आपकी क्या राय है? अरे यार आपकी क्या राय, वो क्या बताएगा यार, उनकी राय पूछी जाती है ना, और कुछ बोल दिया तो हंगामा हो जाता है। अरे यार उसको एक्टिंग करने का ही ज्ञान है, उसको समाज का ज्ञान नहीं है। आप गलत आदमी से जाके पूछते हो, पूछते हैं कि नहीं पूछते? ये क्या बेवकूफ लोग यार, उससे जा रहे पूछने के लिए इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो एक्टर हो गया, नाम कमा लिया, पैसे कमा लिया, समझदार हो गया क्या? लेकिन संसार उसकी बात को बहुत वैल्यू देता है ना, वो बोल रहा है। मैं इतना बोल रहा हूं, कितने कम लोग सुन रहे हैं। सलमान खान आकर के बोल दे जीवन विद्या बहुत बढ़िया है, मध्यस्थ दर्शन बहुत अच्छा है। अरे सलमान खान ने कहा है पूरा मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करो, होगा कि नहीं होगा? हम मान लेते हैं जिसका नाम हो गया, जिसके पास फेम हो गया, वो उसकी बात क्या है, सही है। नेम फेम होने से वो जो बोलेगा सही हो जाएगा क्या? भ्रमित आदमी, भ्रमित मानव किसी को भी नेम फेम दे देता है तो क्या वो सही हो गया? भीड़ इकट्ठा करना,
तो इसका मतलब भीड़ इकट्ठा करने से समाज में व्यवस्था हो जाएगी क्या? तो यही है ना, उसका नाम हो जाता है। भीड़ इकट्ठा करने का काम नहीं है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरणा देना, ये काम है। ये ठीक है? समय हो गया है, ब्रेक ले लें क्या? ठीक है, फिर और यहां से स्टार्ट करेंगे। काम तो है, काम तो अभी बाकी है, इसलिए क्विक कोई वो नहीं है। वो आए हैं सिर्फ एक सेरेडॉन, सर दर्द से आराम, वो नहीं है। यहाँ आए 7 दिन में कुछ घुटी दिया, समाधान हो गया, चलिए।